Hi friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are into a very important topic that is called the success of Magad or Magad ka Utkarsh, you may say in Hindi. Basically, in the last video, we discussed the reason why Magad did get prominence. Why this Mahajanpada, this Magad Mahajanpada did emerge strongest out of these 16 Mahajanpada. हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था डिटेल में कि क्यों महाजनपदा जो है 16 महाजनपद उसमें मगध जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होकर उभरा, सबसे मजबूत तौर पे उभरा। इसके रीजन हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, कि इसके आर्थिक कारण क्या थे, इसके भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल कारण क्या थे, इसके कल्चरल एंड रिलीजियस रीजंस क्या थे, यानी कि सांस्कृतिक और धार्मिक इसके फैक्टर्स या रीजन क्या थे, कारण क्या थे, और राजनीतिक कारण क्या थे। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। एंड टुडे वी आर मूविंग ऑन टू द डायनेस्टिक रूल, द डायनेस्टिक रूल ऑफ द मगध। ठीक है, तो यहां पे आज हम मूव ऑन करने वाले हैं, यहां पे हम पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने महाजनपद की शुरुआत की थी सबसे पहले, और महाजनपद में मैंने बस 5-7 मिनट हम इसको रिव्यू करेंगे ताकि आपका कनेक्शन बन जाए, यू गेट वेल कनेक्टेड विद दिस टॉपिक। सो देखिए यहां पर ये मैंने एक भारत का नक्शा बनाया हुआ है, इंडिया का मैप बनाया हुआ है, और मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग मैप बनाकर जरूर प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि आपको कई बार लोकेशन देगा और हाथों से आप बनाया करें मैप। वैसे तो देख लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हाथों से बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, और कई बार एग्जामिनेशन में आपको मैप जो है मैप से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं लोकेशन वाइज। और मेंस की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, जो भी मेन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है। यूपीएससी में तो मैप के बारे में भी आता है और मैप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो जरूर आप करें, चाहे ये चैप्टर हो या और भी कोई हो। तो यहां पर हमने 16 महाजनपदों की बात कर ली थी और सब लोकेशन वाइज मैंने समझा दिया था। कंबोज, गांधार, ठीक है, कंबोज और गांधार ये अफगानिस्तान और कश्मीर वाले पार्ट में, पाकिस्तान के पार्ट में आएगा कंबोज, और अफगानिस्तान को टच करेगा, ये भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पार्ट में गांधार टच करेगा। ठीक है, ये गांधारी यही की थी, ठीक है ना, गांधारी। तो ये मैंने बताया था। उसके बाद मैंने पांचाल बताया था कि पांचाल जो आज का फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं वाला क्षेत्र है वो पांचाल है। कोशल महाजनपद फैजाबाद, और उसके अलावा आपको अयोध्या भी आ जाता है, फैजाबाद, अयोध्या। उसके अलावा आपको नेपाल की तराई वाला ये क्षेत्र है, तो यहाँ जो बुद्ध का जन्म स्थान है कपिलवस्तु, वो भी इसमें आता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत लोकेशन से क्या होगा ना, कि जब आपको लोकेशन का आइडिया रहेगा तो आप मतलब कौन सा जगह है, किस जगह पे ये सिचुएटेड थे, तो आपको मैप में भी आसानी होगी। तो ये आइडिया आपको रखना जरूरी है। मल्ल महाजनपद जो कि गोरखपुर और देवरिया के आसपास है, ठीक है। वज्जी जो कि 8 राज्यों का कॉन्फेडरेसी था या संघ कह सकते हैं था ये, और इसमें आपको आज का मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, ये सब जो क्षेत्र हैं वो सब आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुरु महाजनपद, मेरठ और मेरठ, दिल्ली और हरियाणा आज का जो क्षेत्र है वो कुरु महाजनपद में आता था। शूरसेन, मथुरा के आसपास का चेदी महाजनपद, ठीक है। तो चेदी आपको आज का मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, तो वो कुछ एरिया इसमें आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए वत्स, इलाहाबाद, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, तो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र होगा। फिर काशी आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में, बनारस इसकी राजधानी थी। मगध पे तो हम अब मगध ही चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा की थी हमने महाजनपद में, पूरा का पूरा चर्चा मगध पे ही होगा। देखिए मगध का यही ये डायनेस्टी है, ठीक है। उसके बाद अंग जो कि मुंगेर और भागलपुर के आसपास का क्षेत्र है आज का, और अंग के वास्तुकार थे कौन, मैंने बताया था अंग के वास्तुकार या आ जाए अंग की राजधानी चंपावती, चंपा जो भी है,
कहीं चंपा मिलेगा, कहीं चंपावती मिलेगा, तो महागोविंद थे। और ध्यान रखना है कि महागोविंद जो थे ये बिंबिसार के भी वास्तुकार थे, ठीक है ना। कई जगह पे आपको ये भी मिलेगा कि गिरिब्रज और राजगृह जो बिंबिसार की राजधानी थी, मगध, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी, तो उस कई जगह मिलेगा कि राजगृह की भी टाउन प्लानिंग उन्होंने की थी। तो वास्तुकार का मतलब टाउन प्लानर, जिन्होंने नगर नियोजन किया हो, तो वास्तुकार महागोविंद मैंने लिखवाया भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मत्स्य जो कि राजस्थान में एकमात्र है, एकमात्र मरुस्थलीय महाजनपद था। अवंती जो आज का मध्य प्रदेश, मालवा वाला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में, तो वो एक तरह से देखेंगे तो अवंती वहां पे। और अश्मक एकमात्र जो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था। तो ये मैंने बार बार बताया है कि ये आपको गोदावरी नदी है, ये तो गोदावरी नदी के किनारे था। और आज का आंध्रा, महाराष्ट्र, तेलंगाना का कुछ क्षेत्र ये लिए हुए है। और ये जो है ये नर्मदा नदी है, ठीक है, ये नर्मदा नदी। तो नर्मदा के मैंने बताया था कि नर्मदा के उत्तर में 15 महाजनपद, दक्षिण में सिर्फ 1 महाजनपद, और गंगा रिवर वैली में सबसे ज्यादा महाजनपद होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा छोटा जरूर लिखा है, लेकिन ये चूंकि मैं पढ़ा चुका हूं तो आपको आइडिया भी होगा, और चूंकि बहुत सारी चीजें लिखनी थी मुझे बोर्ड पर, तो इसलिए थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, लेकिन मैं बता रहा हूं तो आपको आइडिया मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये था, और मगध इसमें से, इन 16 में से उभर के सामने आया सबसे मजबूत रूप से, ठीक है। तो ये हमने देखा था, और उसके बाद ये लास्ट वीडियो जो था, वहां हमने ये बताया था रीजंस व्हाई मगध डिड emerge strongest out of this 16। तो ये हमने इकोनॉमिक रीजन बताया था, यानी कि आर्थिक कारण बताए थे। तो आर्थिक कारण में मैंने बताया था कि मगध जो है वो गंगा रिवर वैली में स्थित था, और वहां पर और भी नदियां थी, गंडक, सोन, पुनपुन, ये सब नदियों का क्षेत्र था, ठीक है, नदियों का क्षेत्र था। तो स्वतः इरिगेशन और सिंचाई की व्यवस्था हो जाती थी। मतलब वो फर्टाइल लैंड जो था यहाँ का फर्टाइल था। तो लैंड फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, अगर फर्टाइल है तो अच्छी उपज होगी और एग्रीकल्चर अच्छी होगी। तो एग्रीकल्चर अगर अच्छी होगी तो देखिए एग्रीकल्चर ये बहुत बड़ा, ये अर्थव्यवस्था को अगर एग्रीकल्चर आपका स्ट्रॉन्ग है तो बहुत मजबूती देगी। कैसे, मैंने बता दिया था कि अब एग्रीकल्चर अच्छी है, खाने पीने की कमी नहीं है, ठीक है, तो अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, और तो अतिरिक्त आय भी राज्य को होगा, ठीक है, फर्टाइल लैंड है, धान की बहुत अच्छी खेती होती है, सारा डिटेल मैंने बताया हुआ है, पैडी की खेती, धान। तो एक और अंधविश्वास था कि जो लोग चावल खाते हैं उस समय, तो उनकी प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है। तो जनसंख्या उस समय के लिए जरूरी था बढ़ना, तो जनसंख्या को लेके भी ये एक बात कही जाती है कि उस समय जनसंख्या चावल खाने से बढ़ी, और इससे क्या हुआ कि सैन्य शक्ति मजबूत हुई, लोगों को वहां पर ये मिला, सेना में वहां पे लोगों को भर्ती किया गया, पॉपुलेशन ज्यादा था, तो सैन्य संगठन जो है, आर्मी जो हुई वो स्ट्रांग हुई। एग्रीकल्चर अच्छा होने से अगर ज्यादा अतिरिक्त उत्पादन होता है, टैक्स आएगा तो आप स्ट्रांग आर्मी रख सकते हैं, क्योंकि सैलरी देनी पड़ेगी ना आर्मी को, स्ट्रांग आर्मी रख सकते हैं, आर्मी बहुत स्ट्रांग होगी। आप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आप अच्छा डेवलप कर सकते हैं अगर आपकी राज्य की गवर्नमेंट की अच्छी है। तो आज भी आप देखते हैं, तो ये सब चीजें थी, ठीक है। उसके अलावा जंगल का क्षेत्र था, जंगल में हाथी थे, हाथी भी सेनाओं में शामिल किए जाते थे, ठीक है, तो ये एक कारण था कि मजबूत हो गया। लकड़ियां थी जंगल में, उससे रथ बनाए जाते थे, ठीक है, रथ बनाए जाते थे। तो रथ जो है वो सेना में काम आता था, ठीक है, रथ सेना मजबूत हो गई, चैरियट आर्मी जिसको बोलते हैं वो मजबूत हो गई, ठीक है। उसके अलावा लकड़ियों का व्यापार भी किया जाने लगा, लकड़ियों का के व्यापार से आपको लकड़ियों का सामान बना के ट्रेड एंड कॉमर्स में उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, तो इससे भी आय होगी सरकार को, ठीक है, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक उन्नत अर्थव्यवस्था ने मगध को मजबूत बनाया। इस तरह का अनुकूल दिशा था, चूंकि अनुकूल कंडीशन था, अनुकूल दशा था एग्रीकल्चर के लिए, और जंगलों में हाथी होती थे, तो वो सब चीजें थी। तो ये था कि भाई ये बहुत स्ट्रांग होके उभरेगा, जिनके पास ये सब चीजें हो, अच्छी जमीन हो, उपजाऊ जमीन हो, उनको अतिरिक्त आय हो रही हो,
ठीक है, हाँ, तमाम तरह के साधन मौजूद हो तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी उस पे एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो ये अच्छी बात हो गई। उसके बाद ज्योग्राफी के हिसाब से मैंने बताया था कि भौगोलिक दृष्टि से भी मगध क्या था कि चारों तरफ से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, मैंने बताया था कि 5 पहाड़ियों से मगध घिरा हुआ है। ठीक है, ये मगध है अगर तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इस तरह से 5 पहाड़ियों से, तो अगर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो आपको ये मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, और बीच में जो गैप है इसको भर दिया गया, हाँ, स्टोन से, स्टोन वॉल बना दिया गया, स्टोन से भर दिया गया इस गैप को। इससे बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी सिक्योरिटी हो गई। और उस समय कोई ऐसी व्यवस्था, कैनन जैसी तोप जैसी वाली व्यवस्था नहीं थी कि उसको उड़ा दिया जाए। ठीक है, तो ये चीजें मगध को भौगोलिक दृष्टि से भी मगध को एक सुरक्षा मिली हुई थी। ठीक है, तो ये बात हो गई। कल्चरल एंड रिलीजियस रीजन क्या थे, मैंने बताया था कि सांस्कृतिक और धार्मिक रीजन ये थे कि मगध देखिए यहां पर है, इसीलिए मैंने मैप बना लिया कि मैंने ये बताया था कि मगध कहां पे है, मगध ये है। और जो वैदिक काल का विस्तार हुआ लेटर वैदिक काल में, तो ये मैंने बताया था कि ये मात्र यहां तक हुआ। ठीक है ना, ये इस तरह से, ये गंडक नदी है, गंडक नदी मान लीजिए, यहां गंडक नदी है, तो गंडक नदी तक ही विस्तार हो पाया था। मैंने विदेथ माधव और गौतम राहुगण की कहानी बताई थी, हाँ, कि कैसे सरस्वती नदी पे दोनों खड़े हैं, हाँ, और दोनों खड़े हैं और विदेथ माधव के मुंह से एक आग का गोला निकलता है जिसे वैश्वानर अग्नि कहते हैं। और वैश्वानर अग्नि का मतलब सब कुछ जलाकर खाक कर दे। तो इनके मुंह से गोला निकलता है और ये सरस्वती नदी के पास खड़े हैं और ये आग का गोला आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है और सब कुछ जलाता हुआ चला जाता है। और आगे जाके ये जो है सब कुछ जलाता हुआ जाएगा, यहां जाके इसकी आग बुझ जाएगी, ये आग यहाँ पे बुझ जाएगी। गंडक नदी यहाँ पर है और यहीं पे लेटर वैदिक पीरियड का एक्सपेंशन जो है वो रुक जाएगा, यहीं पे उत्तर वैदिक काल का एक्सपेंशन रुक जाएगा। तो आर्यीकरण जो हुआ, या हम कहते हैं वेदिस, ये जो है बहुत बाद में, हाल फिलहाल में, करीब 6th सेंचुरी बीसी में, हाँ, ये इनका आर्यीकरण हुआ। ठीक है ना, यहाँ आर्यों का प्रभाव करीब 600 बीसी में। अगर पूर्व वैदिक काल की बात देखें तो ये पूरा जो क्षेत्र था, हाँ, 1500 बीसी के आसपास शुरू हुआ था, हाँ, ऋग वैदिक पीरियड, पूर्व वैदिक काल, और 600 बीसी तक चला था लेटर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी, 1500 टू 1000 बीसी, और लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 टू 600 बीसी। तो 600 बीसी आते आते थोड़ा थोड़ा प्रभाव मगध पर पड़ना शुरू होगा वैदिक कल्चर का। और वैदिक कल्चर के प्रभाव से ये दूर रहे, इसीलिए मगध और को दूरस्थ प्रदेश भी कहते थे। और वैदिक कल्चर के प्रभाव से दूर होने का मतलब ये आडंबर, सुपरस्टिशन, सैक्रिफाइसेस, हाँ, ठीक है ना, तो वो सब चीजें जो थी इस पे विश्वास नहीं था। ये आधुनिक सोच वाले लोग थे, उन्मुक्त सोचते थे, बहुत सारे रीजन थे जो मैंने पिछले वीडियो में बताइए। तो आर्यीकरण देर से हुआ, तो इस वजह से इनकी सोच जो थी अभी तक आधुनिक थी, मॉडर्न थी, मॉडर्न तरीके से सोचते थे। जैसे वैदिक काल के लोगों, वैदिक काल का ये था कि भाई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट जरूरी नहीं है, इंटरेस्ट जो है खराब चीज माना जाता था। ठीक है, तो इंटरेस्ट के बगैर, लोन और इंटरेस्ट के बगैर व्यापार कैसे होगा, लेकिन ये लोग इस चीज में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, यज्ञों में, हाँ, कर्मकांडों में ये लोग बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, समुद्र पार जाकर व्यापार करना वैदिक काल, वैदिक सभ्यता में इसकी मनाही थी, लेकिन इन लोगों के साथ ये बात नहीं थी। इसलिए ये चूंकि बहुत बाद में आप देखेंगे 1500 और यहाँ पे 600, करीब 1100 साल के बाद यहाँ प्रभाव पड़ना शुरू होता है वैदिक कल्चर का। हाँ, तो वैदिक कल्चर का अगर प्रभाव 1100 साल के बाद पड़ना शुरू होता है तो इट मींस कि ये लोग अभी भी उन्मुक्त हैं। हाँ, सोच इनकी इंडिपेंडेंट है, सोच आधुनिक है, मॉडर्न है, और प्रोग्रेस के लिए और क्या चाहिए। ठीक है, अगर आप ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं तो यही तो प्रोग्रेस का रास्ता है। तो ये हमने बता दिया था कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर्स में। और उसके बाद राजनीतिक फैक्टर में मैंने बताया था कि तमाम तरह के बहुत ही काबिल शासक मिले, जो कि हम यहां से बढ़ेंगे, यहां पर काबिल शासक मिले यहां पर, हाँ, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन जैसे शासक मिले, तो घनानंद, पद्मनंद जैसे शासक मिले, तो यहां पर देखिए शिशुनाग और कालाशोक जैसे शासक मिले। बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही काबिल
शासक, एम्बिशियस शासक, महत्वाकांक्षी शासक मिले, हाँ रूलर मिले मगध को। इस वजह से मगध जो है बहुत स्ट्रांग होकर उभरा। तो मगध के उत्कर्ष में आज हमारा जो फोकस होगा ये डायनेस्टी पे होगा, और डायनेस्टी पे भी हमारा यहां तक देखिए ये हरियांका डायनेस्टी तक, जिसमें कि हम बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बेसिकली यही तो देखना है इसमें, बिंबिसार और अजातशत्रु को हरियांका डायनेस्टी में, ठीक है। और इसके बारे में एक दो लाइन होगा, और इनके बारे में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो ये पूरा हम आज हरियांका डायनेस्टी देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए मैं बता दूं आपको कि जो डायनेस्टी थी ये मैंने वृषशिन्मो डायनेस्टी याद रखिए, वृषशिन्मो आप याद रखिए। मगध में जो शुरुआत हुई, हाँ आपको बृहदत्त डायनेस्टी से शुरुआत हुई। मैंने एक ट्रिक बनाया है कि वृषशिन्मो आप याद रखिए। मगध में कौन था? वृषशिन्मो, वृष बृहदत्त, ठीक है। ह से हर्यक डायनेस्टी, या इसी को हरियांका डायनेस्टी भी बोलते हैं। आप आर एस शर्मा की एनसीईआरटी किताब देखेंगे, उसमें हरियांका डायनेस्टी मिलेगा। हर्यक डायनेस्टी हो या हरियांका डायनेस्टी हो, एक ही बात है, ठीक है। हर्यक डायनेस्टी या हरियांका डायनेस्टी, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं सारी चीजें, इसलिए अब इंफॉर्मेशन हम हरियांका, ठीक है। ये हरियांका डायनेस्टी या हर्यक डायनेस्टी, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी तो हम डिटेल में देखेंगे इसको। तो वृषशिन्मो मैंने इसलिए लिखा कि आपको याद हो जाए ट्रिक के साथ। आप याद रखिए कि मगध में जो डायनेस्टी पढ़ना है वृषशिन्मो डायनेस्टी, वृषशिन्मो डायनेस्टी, वृषशिन्मो। तो वृषशिन्मो में अलग अलग डायनेस्टी है। वृ से बृहदत्त, ह से हरियांका, शी से शिशुनाग, एकदम लाइन से है ये, ठीक है। शिशुनाग, और न से नंद, और मो बाद में तो मौर्य, और तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन हाँ वृषशिन्मो मैंने बना दिया है। तो वृषशिन्मो से ये मौर्य हो गया। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं वृषशिन्मो। अब देखिए यहां पर बृहदत्त, मैं हिंदी में लिखता हूं बृहदत्त, हर्यक या हरियांका, याद रखिएगा। शिशुनाग, उसके बाद नंदा, और इससे मौर्य। तो ये ट्रिक है, तो याद रखिए कौन सा डायनेस्टी है? वृषशिन्मो, 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 आप याद रखिए। तो इसको आपको याद रखना है, हाँ ये कोई ऐसी बात नहीं है, ट्रिक आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये डायनेस्टी वृ से बृहदत्त, ह से हर्यक, शी से शिशुनाग, न से नंदा, और मो से मौर्य, वृषशिन्मो डायनेस्टी आप याद रखिएगा। तो देखिए यहां पर जो हमें पढ़ना है, बृहदत्त को बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बृहदत्त के बाद हर्यक डायनेस्टी या हरियांका डायनेस्टी, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी याद रखना है, फिर नंदा, और फिर मौर्य, ठीक है। अब इसमें आप देखिए बृहदत्त में बृहदत्त सिर्फ अकेले होगा, इसके बारे में बस एक लाइन की जानकारी है, वो मैं बता दूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाऊंगा। हर्यक में हर्यक पढ़ना है, और हर्यक में ये पूरा पढ़ेंगे हम। तो हर्यक डायनेस्टी में पहले बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन या इसी को उदयभद्र भी कहते थे, उसके बाद अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक के बारे में कुछ नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। खाली नागदशक की हत्या करेगा कौन? शिशुनाग, और शिशुनाग डायनेस्टी बना देगा ये, ठीक है। नागदशक की हत्या करेगा कौन? शिशुनाग, और शिशुनाग ये बनारस का वायसराय है, या आप उसको राज्यपाल कह ले, अमात्य कह ले, ये हत्या कर देगा इसकी, और ये शिशुनाग डायनेस्टी बनाएगा। और शिशुनाग डायनेस्टी में दो लोग हैं, शिशुनाग और कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहा गया, दिव्यदान भी, बाद में भी मैं बताऊंगा। दिव्यदान एक बौद्ध टेक्स्ट है, ठीक है, बौद्ध टेक्स्ट है, तो ये दिव्यदान है। तो इसमें काकवर्ण कहा गया कालाशोक को। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंद डायनेस्टी, जिसमें तीन लोग, महानंदिनी, महापद्मनंद और घनानंद। घनानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा। हाँ, कौटिल्य यानी ये कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य ट्रेड करेगा किसे? चंद्रगुप्त को, और उसकी सहायता से घनानंद का तख्ता पलट किया जाएगा, और फिर मौर्य डायनेस्टी की स्थापना होगी। लेकिन ये बाद की बात है, मौर्य बहुत विशाल है। हाँ,
तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो यहां तक होगा। हम वृहदत्त के बारे में जानेंगे और हर्यक डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं, यही आप लिख ले हर्यक डायनेस्टी को, ये हर्यक डायनेस्टी जो है यही आप लिख लीजिए, हर्यक डायनेस्टी को पैट्रिसाइड डायनेस्टी भी कहते हैं, या हिंदी में इसको पितृहंता, ठीक है ना। हर्यक डायनेस्टी को पितृहंता, क्यों पैट्रिसाइड या पितृहंता, याद रखिएगा। ये क्यों ऐसा कहा जाता था, क्योंकि सबने इसमें पिता की हत्या कर दी है। तो कहीं आ जाए कभी एग्जाम में कि किस डायनेस्टी को, किस वंश को पितृहंता या पैट्रिसाइड डायनेस्टी बोलते हैं, पितृहंता वंश या पैट्रिसाइड डायनेस्टी, तो आप कहेंगे ये हर्यक डायनेस्टी। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु करेगा, अजातशत्रु की हत्या उदयन करेगा। तो इस तरह से ये होता जाएगा, तो इसलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। दूसरी बात, हालांकि रफली मैं बता दूंगा, ये कभी मत ध्यान दीजिएगा कि किसने कितने दिन तक शासन किया, किसका टाइम पीरियड क्या है, कौन कब आया, कोई मतलब नहीं है। कहीं आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इस पे स्ट्रेस मत दीजिएगा। 6ठी सेंचुरी, 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी, ये 6th सेंचुरी बीसी आप याद रखिए। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। तो वो आप याद रखिए कि इसमें ये सब घटनाएं हुई थी। हालांकि रफली मैं आपको दे दूंगा बिंबिसार अजातशत्रु उदय का, लेकिन नहीं भी याद करें कोई मतलब नहीं, क्योंकि रफली ये है, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा और इनके बारे में कभी नहीं पूछा जाता। जहां डेट की बात आएगी जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताऊंगा कि ये करना है। जैसे मैं बार बार बताते रहता हूं कि वैदिक पीरियड का समय क्या है, ठीक है, 1500 टू 600 बीसी। तो ये आपके लिए जरूरी है जानना, ठीक है। लेकिन यहां कोई जरूरी नहीं, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होगी। सिर्फ हम जानेंगे किसने क्या क्या किया, किसका क्या क्या रोल रहा मगध के उत्कर्ष में, मगध को लेके ये कैसे आगे बढ़े। तो ये सब चीजें हम यहां पर जानेंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करेंगे, थोड़ा सा बृहदत्त को देखेंगे और उसके बाद फिर हम हर्यक डायनेस्टी से शुरू करेंगे, बिंबिसार से। तो आइए हम शुरू करते हैं। आइए तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले बृहद्रथ से। वृषशिन्मो मैंने बताया, वृषशिन्मो का मतलब सबसे पहले हम बृहद्रथ से शुरू करेंगे, ठीक है। वृषशिन्मो यानी कि बृहद्रथ। तो बृहद्रथ के बारे में सबसे पहला हम अगर देखें तो हम जानेंगे वृषशिन्मो। देखिए यहां पर, यहां से मैं लिखता हूं वृषशिन्मो, हिंदी में लिखा मैंने। वृषशिन्मो का मतलब बृहद्रथ, हर्यंका, शिशुनाग और नंद और मौर्य। तो ये हमें बस जानना था, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आइए अब देखते हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ। अब बृहद्रथ के बारे में आपको कुछ नहीं जानना, बस इतना जानिए कि महाभारत और पुराणों में, पुराण, ठीक है, और पुराण, इन दोनों जगहों पर बस ये जानकारी है, इन दोनों जगहों पर बस यही जानकारी है कि बृहद्रथ जो है was the first ruler कह ले, to rule मगध। बस इतना ही, कुछ नहीं जानना कितने समय तक उसने रूल किया, कोई जानकारी नहीं है ही नहीं जानकारी। बस इतना ही है कि बृहद्रथ जो था वो पहला शासक था मगध का। बस कहां पे जानकारी है, महाभारत और पुराणों में, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं चर्चा नहीं है,
कितने दिन तक किया, इसके पुत्र कौन कौन से लोग थे, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं है, तो इसको आप इतना ही ध्यान रखिए, आपको इसमें इतना ही पढ़ना है। अब जो पढ़ना है हमें बेसिकली, वो पढ़ना है हमें हरियंका में, और उसमें भी मेन दो लोगों को पढ़ना है, बिंबिसार और अजातशत्रु को बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना है, तो इसी को हम पढ़ेंगे। देखिए आज अब है हर्यक डायनेस्टी, ठीक है, हर्यक डायनेस्टी देखते रहिए। हर्यक या हरियंका, हरियंका, आर्य शर्मा में हरियंका दिया हुआ है, ठीक है, तो हर्यक या हरियंका डायनेस्टी। अब यहां पर जो हम पढ़ेंगे, हाँ, किस किस के बारे में पढ़ेंगे, देखिए थोड़ा और मैं इधर करके लिख देता हूं ताकि हमारे पास स्पेस रहे। देखिए हर्यक या हरियंका, ये डायनेस्टी है, ठीक है। व्रीहि शिन्मो, वृद्धत हमने पढ़ लिया, ह से हर्यक या हरियंका, तो ये डायनेस्टी है। तो यहां पे जो है सबसे पहला हम देखेंगे कौन कौन से लोग हैं भाई, तो एक तो बिंबिसार हो गए, ठीक है, बिंबिसार हो गए, बिंबिसार, अजातशत्रु, हाँ, उसके बाद बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। कितना आपको याद रखना है, तो हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले बिंबिसार हो गए, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे उदयन, बस थोड़ी सी जानकारी है उदयन को लेकर, ठीक है, उदयन या उदयभद्र, उदयभद्र, हाँ उदयभद्र आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे मैं स्पेस बचाने के लिए खाली उदयन लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अनिरुद्ध, ठीक है, अनिरुद्ध के बाद आपको मुंडक, मुंडका, उसके बाद नागदशक या दर्शक, इसको आप चाहें तो फिर लिख लें, ठीक है। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक हमें यहीं तक पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं जानकारी। नागदशक के बारे में बस इतना ही जानना है कि नागदशक जो बनारस का वायसराय या राज्यपाल कहें या अमात्य कहें, इसने क्या किया, सॉरी, नागदशक के बारे में इतना ही जानना है कि नागदशक या दर्शक जो है, इसकी हत्या बनारस के वायसराय, राज्यपाल या आप कहें अमात्य शिशुनाग ने करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो यही आपको जानना है, ठीक है। तो ये हम बाद में देखेंगे, यहां हमने एक सीरीज बना दिया था, अब यहां से हम मिटा रहे हैं और इन तीनों के बारे में अभी जानेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिंबिसार को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बिंबिसार को हम जानते हैं सबसे पहले। बिंबिसार, देखिए बिंबिसार जो है पितृहंता वंश कहते हैं, यहां लिख लीजिए, पैट्रिसाइड डायनेस्टी, पितृहंता वंश, अभी बताया भी था मैंने, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। अब देखिए यहां बिंबिसार को पढ़ते हैं, तो बिंबिसार को अगर देखें तो बिंबिसार का समय जो है रफली जो है 544 टू 492 बीसी तक, 544 से 492 ईसा पूर्व तक का इसका समय रफली माना जाता है। समय की कोई आवश्यकता नहीं है आपको जानने की, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये समय, लेकिन समय कहीं नहीं आएगा इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूं, मैंने बोल दिया 554 बीसी टू 492 बीसी, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक का रफली इसका समय है, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली बिंबिसार के बारे में हम जानते हैं। बिंबिसार जो है ये फाउंडर था किसका, हर्यक डायनेस्टी का, ऑफ
हर्यका डायनेस्टी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बिंबिसार के कुछ नाम मिलेंगे आपको, ठीक है, कुछ अदर नेम मिलेंगे, अदर नेम्स बिंबिसार के मिलेंगे। तो आपको एक मिलेगा मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण में। तो मत्स्य पुराण में, मैं हिंदी में ही लिखता हूं, आप इसको इसी तरह से अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, क्षेत्रोगस। कई बार अंग्रेजी से गड़बड़ हो जाता है एग्जैक्ट नाम से, क्षेत्रोगस, आप इंग्लिश में इसको लिख लीजिएगा। मत्स्य पुराण में क्षेत्रोगस कहा गया। एंड देन इन जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर में इन्हें कहा गया श्रोणिक, ये बिल्कुल सही है, श्रोणिक, श्रोणिक इसी तरह से कहा जाएगा, श्रोणिक। इसको आप कर लीजिएगा क्षेत्रोगस, चाहे आपके SH से लिख लीजिएगा, CH से लिख लीजिएगा, जैसे लिख लीजिएगा, पढ़ना चाहिए क्षेत्रोगस, ठीक है ना, वो कर लीजिएगा। तो मत्स्य पुराण में क्षेत्रोगस और जैन लिटरेचर में श्रोणिक कहा गया है बिंबिसार को, ठीक है। क्षेत्रोगस कहने का रीजन ये था, ही हैड 80,000 विलेजेस अंडर हिज कंट्रोल, ठीक है, 80,000 विलेजेस, 80,000, he had 80,000 villages under his control। बिंबिसार के पास 80,000 गांव थे, इसलिए मींस he had a vast area under his control। तो 80,000 विलेजेस आपको एनसीईआरटी RS शर्मा में मिलेगा, ये तो ये बड़ी बात है, आपको जानना था। और ये दोनों चीजें आपको, दोनों ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी एग्जाम में तो आ ही सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद बिंबिसार ने एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन किया मगध का, और एक्सपेंशन के लिए एक्सपेंशन ऑफ मगध, तो एक्सपेंशन ऑफ मगध के लिए इसने क्या किया, इसने त्रिआयामी नीति अपनाई, यानी 3 डायमेंशनल पॉलिसी थी, ठीक है ना। 3 पॉलिसीज इसने, 3 डायमेंशनल पॉलिसी आप कह सकते हैं। तो मगध, एक्सपेंशन ऑफ, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मगध, थ्री डायमेंशनल, आप कैसे लिख लीजिए, 3 डायमेंशनल पॉलिसी, त्रिआयामी पॉलिसी, 3 डायमेंशनल पॉलिसी, उसको लिख लीजिए। और क्या क्या था वो मैं आपको अब बताऊंगा। पहला एक्सपेंशन ऑफ मगध, तो आप लिखिए 3 डायमेंशनल पॉलिसी, त्रिआयामी नीति, ठीक है। 3 डायमेंशनल, DIMEN, डायमेंशनल लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब क्या क्या था भाई, देखिए, पहला उसने क्या किया, पहला उसने किया, पहली पॉलिसी क्या थी भाई, मैरिज अलायंस।
उसने एक विवाह की नीति अपनाई, दूसरा उसने मित्रता की नीति अपनाई, और तीसरी उसने युद्ध की नीति अपनाई। तो अभी हम सारा चीज समझेंगे। मैरिज अलायंस किया, हाँ, एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन ऑफ मगध, तो 3 डायमेंशनल पॉलिसी। तो पहली पॉलिसी क्या थी उसकी, पहली नीति त्रिआयामी नीति, मैरिज अलायंस। अब मैरिज अलायंस में उसने क्या किया, ये देखिए, इसने शादी जो की, मैरिज कैसे किया इसने, एक तो इसने शादी की, देखिए थोड़ा और नीचे में लिखता हूं, थोड़ा स्पेस दीजिएगा। मैरिज अलायंस, ठीक है, मैरिज अलायंस लिखिएगा, हाँ, विवाह की नीति, मैरिज किया। तो मैरिज की नीति अपनाई उसने, कैसे, देखिए, बिंबिसार ने, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये मैरिज किया किससे, महाकोशाला। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं प्लस, यहां पे लिख रहा हूं माइनस, मेल फीमेल, ये मैरिज का साइन है, ठीक है। महाकोशाला से इसने शादी की, ठीक है। अब मैं यहां पे कुछ चीजें आपको बता दूं, हाँ, कहां पे है, कौशल मैंने बताया था ना, जो चर्चा थी यहां पर, देखिए यहां पर मैं छोटा सा एक मैप बनाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है ना। वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि देखिए, ये पांचाल था और ये कौशल था, हिमालय की तराई वाला पांचाल है, ये कौशल है, ठीक है। तो कौशल के राजा हैं महाकोशाला, और उनके बेटे हैं प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत, महाकोशाला, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से शादी हुई, हाँ, प्रसेनजीत के फादर महाकौशल थे, ठीक है। तो प्रसेनजीत की सिस्टर है, हाँ, कहां के, कौशल नरेश, ठीक है। तो यहां लिखिएगा ये कौन है, सिस्टर ऑफ कौशल किंग प्रसेनजीत, ठीक है। ये कौशल है, पांचाल कौशल, हिमालय की तराई वाला क्षेत्र, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो महाकोशाला से शादी की, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे शादी से इनको फायदा हुआ, अभी पहले लिख ले हम, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा, इन्होंने क्या किया कि मैरिज वाली नीति अपनाई, दूसरा इन्होंने एक फ्रेंडशिप किया। तो मैरिज में पहले बिंबिसार और महाकोशाला की शादी होती है, उसके बाद बिंबिसार की शादी फिर होगी, बिंबिसार की शादी फिर होगी, प्लस मैंने किया ये मैरिज का साइन, बिंबिसार की शादी फिर होगी चेलन्ना, चेलन्ना, ये प्रिंसेस ऑफ वज्जी, प्रिंसेस ऑफ वज्जी, और ये डॉटर है किसकी, वज्जी की प्रिंसेस, या लिच्छवी की भी प्रिंसेस कह सकते हैं, लिच्छवी की प्रिंसेस थी जो वज्जी संघ में आता था, ठीक है। ये है वज्जी, ये पांचाल हो गया, पांचाल के बाद महाकोशल हो गया, महाकोशल के बाद मल हो गया, और मल के बाद यहाँ पे वज्जी हो जाएगा। और वज्जी मैंने बताया था, वज्जी 8 राज्यों का संघ है, कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 स्टेट्स। इसी में आपको लिच्छवी भी है, ठीक है। ये वज्जी जो है आज का मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, जो आप देखेंगे ना बिहार में, तो वो सब क्षेत्र पड़ेगा, हाँ, ये वज्जी संघ में। तो ये 8 राज्यों का संघ है, ठीक है। और इसी की राजकुमार, इसी में एक लिच्छवी भी है जिसकी राजधानी, लिच्छवी की राजधानी वैशाली, और कहिए तो वज्जी की राजधानी वैशाली है। तो लिच्छवी किंग, हाँ, चेतक की पुत्री है, तो मैंने प्रिंसेस ऑफ वज्जी लिख दिया इसमें। तो वैशाली या लिच्छवी भी अगर है, प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी, तो वो भी आप कह सकते हैं कि प्रिंसेस ऑफ वज्जी या लिच्छवी। लिच्छवी जो है किताब में लिच्छवी लिखा हुआ है वैसे, हाँ,
लिच्छवी आपको वज्जी संघ में एक लिच्छवी भी था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, उसकी राजधानी वैशाली, यानी पूरे वज्जी की राजधानी आप समझ लीजिए कि वैशाली थी। तो ये आप रख लीजिए चेलन्ना। और इनके पिता का नाम, प्रिंसेस तो है यहाँ के वज्जी संघ के में एक के राजा हैं वहां पे लिच्छवी के, चेतक, ठीक है ना, उनसे शादी हुई। फिर तीसरी शादी बिंबिसार प्लस ये मैरिज का साइन, और क्षेमा, देखिए क्षेमा आप CHEMA से भी लिख सकते हैं, या क्षेमा आप KSH से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं हिंदी में लिखता हूं जानबूझ के, ताकि क्षेमा से शादी हुई, ठीक है। ये मध्य देश, पंजाब के मध्य देश की राजकुमारी थी, ठीक है। तो प्रिंसेस ऑफ मध्य ऑफ पंजाब, ये तो 3 शादियां। वैसे कहा जाता है कि बिंबिसार ने कुल, अगर देखें तो बिंबिसार ने कुल मैरिज किए थे 500, कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 मैरिजेस को ध्यान में रखा जाता है, और कैसे इससे एक्सपेंशन हुआ अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, उसके बाद दूसरा यहां से एक्सपेंशन, और यहां पे देखिए अब एक मित्रता की नीति अपनाई, फ्रेंडशिप की नीति, ठीक है। पहला है मैरिज नीति, 3 डायमेंशन यहीं पे लिखिए, यहीं पे। दूसरा है फ्रेंडशिप, ये मैरिज वाली नीति हो गई। दूसरी है फ्रेंडशिप की नीति। अब फ्रेंडशिप की नीति में क्या करेंगे, ये पहला देखिएगा, बिंबिसार had a royal physician, his name was जीवका। जीवक एक डॉक्टर था, वैद्य था, हाँ। तो रॉयल फिजिशियन जीवक को इसने भेजा था, हाँ। देखो, सेंट रॉयल फिजिशियन जीवका, ठीक है। तो खाली मैं जीवक लिख देता हूं, ठीक है, चलिए पूरा लिखा, जीवका फॉर द treatment of अवंती किंग, चंड प्रद्योता, चंड प्रदोत, पूरा नाम चंड प्रदोत महासेन, कहीं कहीं महासेन भी लिखा होगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। चंड का मतलब कभी कभी वो उग्र हो जाते थे, तो चंड प्रदोत, ठीक है। अवंती के राजा, देखिए वत्स है यहीं पे मालवा के आसपास अवंती है, ठीक है। तो यहां इन्होंने बिंबिसार में, मगध तो यहां पे था, देखिए ये कैसे आप करेंगे, देखिए मैं बना रहा हूं, ये है वत्स, कौशाम्बी जिसकी राजधानी थी, वत्स, काशी, मगध, अंग, मोरलेस इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो ये वत्स, तो इन्होंने अवंती, ये मगध है, यहां से इन्होंने कहां भेजा, अवंती भेजा, मगध से अवंती भेज दिया, किसको, जीवक को, ठीक है। क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ अवंती किंग चंड प्रदोत हु वाज सफरिंग
फ्रॉम जॉन्डिस। जॉन्डिस देखिए उस समय पांडुरंग बीमारी कहते थे जॉन्डिस को, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां दो चीजें आपको याद रखनी है, क्या क्या कि एक तो जीवक का नाम यहां पर देखिए, जीवक, ठीक है, और इलाज किसका हुआ, चंड प्रदोत का, ठीक है, और किस चीज का, जॉन्डिस का। तीन चीजें आपको याद रखनी है। तो इन्होंने भेजा जीवक को, ठीक है, कहां पे, अवंती भेजा। अवंती भेजा किस लिए, जॉन्डिस हो गया था चंड प्रदोत को। चंड प्रदोत जो कि अवंती नरेश थे, हाँ अवंती के राजा थे, जॉन्डिस हो गया। उस समय जॉन्डिस को कहते थे पांडुरंग, हिंदी में पांडुरंग, मैं यहां पे लिख देता हूं पांडुरंग, पीलिया जिसको बोलते हैं पांडुरंग। तो ये पांडुरंग, तो पांडुरंग बीमारी से ग्रसित थे, तो ये भेजे और इसने इलाज किया और वो अवंती नरेश ठीक हो गए। तो इससे इनकी मित्रता बढ़ गई। एक तो फ्रेंडशिप में ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात, एक तो ये किया, दूसरी बात यहां पे लिख रहा हूं फ्रेंडशिप वाले में, देखिए इधर लिख रहा हूं मैं, देखिए यहां था कंबोज और फिर गांधार, अभी मैंने बताया था। तो कंबोज और गांधार, ठीक है, तो गांधार के नरेश थे पुष्कर सारीन, गांधार के नरेश थे पुष्कर सारीन, इनके यहां उन्होंने भेजा। ऐसा कहा जाता है देखिए कि इन्होंने अपना एक एम्बेसी भेजा, ठीक है ना, एक दूत भेजा मित्रता के लिए। लेकिन आप अगर आर एस शर्मा की बात पढ़ेंगे, कई किताबों में दिया हुआ है कि बिंबिसार ने अपना दूत भेजा, लेकिन आर एस शर्मा की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि बिंबिसार गॉट ए लेटर, हाँ, एंड एन एम्बेसी फ्रॉम द पुष्कर सारीन, द किंग ऑफ गांधार। तो दोनों बातें हैं, चूंकि एनसीईआरटी कह रही है अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें, तो मैं, हालांकि मैंने पिछले बार ये भी बताया था कि बिंबिसार ने भेजा था दूत, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में लिखा तो दोनों आप रखिए। एनसीईआरटी वाला मैं यहां लिख देता हूं, वो बात मैंने पहले बता ही दिया था, ठीक है। इसी को ज्यादा ऑथेंटिक इसी को मानिए, एनसीईआरटी वाले को। तो इसमें आप लिखिए कि पुष्कर सारीन, द किंग ऑफ पुष्कर सारीन, देखिए पुष्कर सारीन सेंट एन एम्बेसी, एम्बेसी यानी कि दूत, दूत, ठीक है, टू बिंबिसार। तो देखिए एक तो ये बात हो गई फ्रेंडशिप में, और पुष्कर सारीन कौन है, थोड़ा मैं बड़ा लिख दूं, लग रहा है छोटा लिख दिया मैंने, देखिए मैं ऐसा लिखता हूं, पुष्कर सारीन, सारीन ने भेजा क्या, एक भेजा एम्बेसी, किसके पास, बिंबिसार के पास। तो अब देखिए ये दोनों बातें हैं, कई बार कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा या वीडियोस में भी कई मिलेंगे कि बिंबिसार ने दूत भेजा, लेकिन एनसीईआरटी आर एस शर्मा कहते हैं कि भाई पुष्कर सारीन ने एक लेटर और एक दूत भेजा था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पुष्कर सारीन ने एक दूत भेजा, कहां, बिंबिसार के पास, ठीक है। पुष्कर और बिंबिसार ने क्या किया, बिंबिसार ने जीवक को भेजा किसके पास, चंड प्रदोत के पास, जो कि अवंती के राजा हैं, हाँ, जो कि सफर कर रहे थे जॉन्डिस यानी पांडुरंग बीमारी से। तो इस तरह से देखिए यहां भी मित्रता हो गई, जीवक ने बीमारी को ठीक कर दिया और यहां मित्रता हो गई। और यहां भी चूंकि पुष्कर सारीन अगर पत्र भेजते हैं और दूत भेजते हैं तो राजनीतिक रिश्ते और मित्रता वाले रिश्ते यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। तो एक तो फ्रेंडशिप वाली नीति हो गई। मैरिज वाली नीति मैंने बता दी
3 नीतियां। उसके बाद एक और नीति, यहां पे देखिए वार नीति, ठीक है। यहां पे आपने ये है फ्रेंडशिप वाले में ही ये जोड़ देंगे हम, फ्रेंडशिप वाले में ही। और तीसरा ये फ्रेंडशिप वाले में ही जुड़ा हुआ है, देख लीजिए। और तीसरा जो हम लिख रहे हैं, तीसरा लिख रहे हैं वार। वार नीति से इसने क्या किया, विक्ट्री ओवर अंग। वार नीति से बिंबिसार ने, यहां पर बिंबिसार है और इसने अंग को जीता। ये अभी मैं सारा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो वार नीति से इसने अंग को जीता, ठीक है। तो ये 3 नीतियां इसकी रही बिंबिसार की, कैसे अभी मैं बताऊंगा। तो यहां पे पहले आप देख लीजिए क्योंकि मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अभी देखिए फाउंडर आप याद रखिए कौन है, बिंबिसार है, हर्यक डायनेस्टी का या हर्यक का डायनेस्टी का। बिंबिसार के 2 नाम मत्स्य पुराण में क्षेत्रोगस और जैन लिटरेचर, जैन साहित्य में श्रोणिक। हाँ, क्षेत्रोगस इसलिए कहा गया कि 80,000 गांव इसके पास थे, ठीक है। एक्सपेंशन के लिए 3 डायमेंशनल पॉलिसी या 3 आयामी नीति इसको कहेंगे। तो मैरिज इसने किया, कहा जाता है कि 500 मैरिजेस की थी, लेकिन मुख्य मैरिज अगर देखें तो बिंबिसार की शादी हुई महाकोशला से, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, कौशल नरेश प्रसेनजीत। कौशल कहां पे है, देखिए ये कौशल है, ये कौशल है, ठीक है। तो यहाँ की राजकुमारी से इन्होंने शादी की, ठीक है। प्रसेनजीत यहाँ के राजा थे, इनकी बहन थी। दूसरी शादी बिंबिसार ने वज्जी संघ में थी। वज्जी कहां पे है, देखिए 8 गणराज्यों का ये संघ है, ठीक है। 8 राज्यों का संघ है, ठीक है। तो वज्जी में इन्होंने शादी की चेलन्ना से। और चेलन्ना का कहा जिसको कहा था वज्जी संघ में ही लिच्छवी था, लिच्छवी की प्रिंसेस थी। तो आप याद रखिएगा लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, कैपिटल राजधानी थी। पूरे वज्जी संघ की कही जाती है कि वैशाली उसकी कैपिटल थी, ठीक है। चेलन्ना से शादी हो गई, ठीक है। चेलन्ना के ही बेटे होंगे कौन, अजातशत्रु। अजातशत्रु चेलन्ना के ही पुत्र होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद बिंबिसार की शादी होती है क्षेमा से, जो कि मध्य पंजाब के मध्य की राजकुमारी है। तो ये 3 शादियां इन्होंने की है। उसके बाद ये तो मैरिज अलायंस हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंडशिप की पॉलिसी में उन्होंने क्या किया, फ्रेंडशिप वाली नीति में, मित्रता वाली नीति में जीवक को भेजा चंड प्रदोत के पास, क्योंकि चंड प्रदोत को जॉन्डिस हो गया था। इससे जीवक ने इलाज किया और उनकी बीमारी ठीक हो गई, तो दोनों की मित्रता बढ़ गई। हाँ, यहां से लेकर ये मगध है और मगध से अवंती नरेश चंड प्रदोत के इलाज के लिए जीवक को भेजा, बीमारी ठीक होती है और दोनों की मित्रता हो जाती है। उसी तरह गांधार के राजा हैं पुष्कर सारिन, तो पुष्कर सारिन के पास ये पुष्कर सारिन इनके पास एक दूत भेजता है। किताबों में ये भी लिखा है कि बिंबिसार दूत भेजते हैं, जो भी हो मित्रता होगी, ठीक है। तो यहां ये बात होगी। अब यहां कुछ चीजों को समझते हैं, ठीक है। ये सब चीजें तो आपने समझ ली, देखिए कैसे क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए अंग की विजय, तीसरी मैरिज, और दूसरा ये फ्रेंडशिप, और तीसरी जो है आपको ये फ्रेंडशिप, दूसरी नीति। और तीसरी नीति मैंने यहां लिखी हुई है। हाँ, तीसरी नीति जो है ये विक्ट्री ओवर अंग, ये है वार वाली नीति। तो अंग की विजय आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये बात अब समझिए चीजों, देखिएगा, ये देखिएगा यहां पर। तो यहां पर मैं एक चीज बना रहा हूं, फिर एक ये आप नोट कर लीजिए, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए, ताकि आपको मैं समझा सकूं। देखिए ये चीजें कैसे हुई, समझिएगा। इसी को मैं ले आता हूं यहां पर, क्या क्या ले आता हूं, देखिए एक मैं ले आता हूं ये कौशल को, ये मैंने ले लिया कौशल, कौशल या कौशल, कौशल हो गया,
कौशल के बाद ये वज्जी हो गया, वज्जी के बाद ये वत्स हो गया, वत्स के बाद ये काशी हो गया। ठीक है ना, काशी मैंने छोटा बनाया है, के से सिर्फ काशी, ठीक है ना, के से काशी। और उसके बाद काशी के बाद ये हो गया मगध, मगध, और ये हो गया अंग, ठीक है, और ये हो गया यहां पर अवंती, ये हो गया मगध, मगध, और ये हो गया अंग, ए से अंग, के से काशी, और ये हो गया अवंती। ये लगभग साइज बराबर समझिएगा, क्योंकि ये ताकत में सब है ना, ये लगभग बराबर है। लेकिन मगध की कुछ खूबियां थी, मैंने बताया, ज्योग्राफिकल रीजन थे, पॉलिटिकल रीजन थे, हाँ, बहुत बड़े बड़े किंग हुए, महत्वाकांक्षी राजा हुए, जिसकी वजह से इनको जीत मिली। तो ये कौशल है, देखिए कौशल को उठा के मैंने यहां रखा, वैसे ही ये वज्जी संघ को उठा के यहां रखा, फिर मैंने वत्स, ये वत्स है, देखिए वत्स, वत्स को उठाकर यहां रखा, फिर काशी रखा, फिर मगध रखा, और फिर अंग रखा, और ये अवंती को मैंने यहां रखा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो गया, ये कौशल वज्जी। अब देखिए ये है काशी। देखिए शुरुआती दौर से कौशल जो था, ये समझिएगा, कौशल के पास काशी था, ठीक है ना, काशी जो है कौशल के पास है, ठीक है। तो अब क्या होगा, काशी अगर कौशल के पास है, एक्सपेंशन नीति को देखिए इसके, तो काशी अगर कौशल के पास है, तो है क्या कि बिंबिसार के पास क्या है कि दो एडवाइजर हैं बहुत अच्छे, ठीक है, दो एडवाइजर हैं, कौन कौन, सुनिधि और दीर्घचारण। देखिएगा यहां पर बिंबिसार के पास दो एडवाइजर हैं, इसको समझिएगा। मैं इसे भी मिटा रहा हूं, ठीक है, या इसे नहीं मिटाता हूं, चलिए यहां पर मैं लिखता हूं, इनके पास, बिंबिसार के पास एडवाइजर सुनिधि और दीर्घचारण। देखिए यहां पर लिखता हूं मैं, एडवाइजर इनके, एडवोकेट या एडवर्ब मत समझिएगा, एडवाइजर सलाहकार, सुनिधि और दीर्घचारण, ठीक है, सुनिधि और दीर्घचारण दो एडवाइजर हैं। हाँ, तो देखो भाई, पूरी तरह से डिप्लोमेसी इसने की है, मगध ने। कैसे डिप्लोमेसी की है इसको समझना है। देखिए काशी मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा कौशल के पास था शुरू से, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि अगर काशी को हासिल करना है, हाँ, तो डायरेक्ट तो आप, कौशल बहुत स्ट्रांग है, देखिए बराबर बराबर मैंने बनाया हुआ, सारे स्ट्रांग है, ये चारों, 1 2 3 4 चारों बहुत स्ट्रांग है। हाँ, इसलिए अब डायरेक्ट तो आप जीत नहीं सकते, चारों स्ट्रांग है। और मान लीजिए आप डायरेक्ट अगर काशी पे हमला करके लेते हैं, हाँ, तो दिक्कत होगी, कौशल आपके बराबर ही स्ट्रांग है। अगर आप अंग पे आते हैं, तो अगर अंग पे आप अटैक करते हैं, तो ये चारों जो स्ट्रांग है, तीनों स्ट्रांग जो हैं, ये आप पे अटैक कर सकते हैं एक साथ मिलके, ठीक है, ये तीनों एक साथ मिलकर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो या कारण पूछ सकते हैं भाई क्यों अटैक कर रहे हो, क्योंकि यहां संतुलन की, देखो होता क्या है, संतुलन की स्थिति बनी हुई है, सब बराबर है, चार, तो ये तीनों मिलकर अटैक कर देंगे इस पे, अगर ये अंग पे करता है तो, या अगर काशी पे भी करता है, तो काशी कौशल के पास है, तो कौशल जो है वो कम मजबूत नहीं है। अब देखिए, तो इस तरह से तो एक्सपेंशन बड़ी मुश्किल है। तो सबसे बड़ी बात कि इसके दो सलाहकार सुनिधि और दीर्घचारण, ध्यान रखिएगा कि बिंबिसार के सलाहकार कौन थे भाई, हाँ, एडवाइजर, ऐसे थोड़ा मैं लिख देता हूं, सलाहकार,
पूरा ही लिख देता हूं, कहीं कंफ्यूज ना कर दें आप लोग। ये एडवाइजर है, एडवाइजर, हाँ, सलाहकार, जो कूटनीति में बड़े पक्के हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं, सुनिधि और दिव्यचारण जो है, ये दोनों कहते हैं कि भाई देखिए, अगर तुम बिंबिसार बनके, एक राजा बनके चाहोगे एक्सपेंशन करना तो नहीं हो पाएगा। राजा बनके तुम कभी भी एक्सपेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राजा बनके करोगे तो सब तुम्हारे बराबर स्ट्रांग हैं। ये कम से कम 3, ये तो तुम्हारे बराबर ही है, तो बड़ी मुश्किल है आपके लिए। तो आप कूटनीति का प्रयोग कीजिए, डिप्लोमेसी का प्रयोग कीजिए। तो उसी डिप्लोमेसी के तहत ये 3 नीतियां अपनाई गई, मैरिज, फ्रेंडशिप और वॉर की। देखिए, पहली नीति तो डिप्लोमेसी वाली, मैरिज और फ्रेंडशिप की, कि मैरिज करो और अपना विस्तार कर लो। कैसे? देखिए, अब सुनिधि और दिव्यचारण को सलाह देते हैं तो क्या होता है, बिंबिसार जो है शादी करते हैं कहां पे? मैंने बताया, बिंबिसार महाकोशाला से शादी करते हैं, सिस्टर ऑफ कोशल किंग प्रसेनजीत। ठीक है, यहां पे ये मैंने बनाया है यहां पे। तो कोशाला से जब शादी करेंगे तो महाकोशाला, अब ये प्रसेनजीत के बहनोई हो गए, ठीक है ना, ब्रदर इन लॉ हो गए। और प्रसेनजीत क्या करते हैं, जब शादी होती है तो प्रसेनजीत इस काशी को अब दे देते हैं मगध को। समझिएगा, देखिए समझने वाली चीज है यहां पर बहुत ज्यादा। अब ये काशी आ गया मगध के पास। ठीक, तो अब तो ये बहनोई हो गए, ठीक है ना, अब ये बहनोई हो गए। अब देखिए दूसरी बात क्या होगी, यहां काशी आ गया इनके पास। दूसरी बात देखिए, दूसरी शादी ये करते हैं बिंबिसार चेलन्ना, प्रिंसेस ऑफ वज्जी, लिच्छवी किंग, चेतक की बेटी है चेलन्ना। हाँ, और लिच्छवी कहां पड़ता है, जिसकी राजधानी वैशाली है, वज्जी संघ का ये एक मेंबर है। हाँ, वज्जी क्या है, कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 स्टेट्स, 8 राज्यों का संघ है। तो यहां पे जब शादी करेंगे चेतक की बेटी चेलन्ना से, ठीक है, तो यहां के क्या हो जाएंगे, दामाद हो जाएंगे ये बिंबिसार। अब राजा के तौर पे मत देखिए, ये हो गए बिंबिसार यहाँ के, तो यहां के हो गए बहनोई और यहां के हो गए दामाद। ठीक है, तो एक तो ये मिल गया, ये इसके फेवर में आ गए, और यहां के दामाद हो गए तो ये इसके फेवर में आ गए। अब इनके लिए क्या होगा, काशी तो है इनके पास। ठीक है, अब तीसरी बात देखिए, फ्रेंडशिप। अवंती के राजा को एक बार मैंने बताया था कि ये गांधार के राजा पुष्कर सारिन ने अवंती के राजा को हराया है। ठीक है, चंड प्रदोत को, और खुद ये बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो हराया है अगर, और अगर इनसे मित्रता हो जाती है पुष्कर सारिन से, तो कुछ ना कुछ अवंती पे उसका इंफ्लुएंस तो होगा कि अरे भाई इसने तो अवंती को हरा दिया है, तो अवंती के राजा भी सोचेंगे कि अगर इसकी मित्रता इससे है और इसने मुझे हराया है, तो थोड़ा शांत रहने की जरूरत है, बुद्धि से काम लेने की जरूरत है, तुरंत हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। ठीक है ना, तो जब इन्होंने क्या किया, हाँ अभी मैंने बताया था ना कि एक तो इन्होंने यहां पर गांधार के राजा पुष्कर सारिन ने बिंबिसार के दरबार में दूत भेजा, तो बिंबिसार की ऐसे ही यहां पे दोस्ती हो जाती है। ठीक है, किससे, चंड प्रदोत से। तो एक तो ये हो गई दोस्ती, तो इसका इन्फ्लुएंस भी रहेगा। दूसरी, जब ये अवंती के राजा चंड प्रदोत को जॉन्डिस होता है तो जीवक को भेज देते हैं ये बिंबिसार, और क्या होती है यहां पर, जॉन्डिस ठीक कर देता है जीवक उनका, इनको छुटकारा मिल जाता है, खुश हो जाएंगे, मित्रता हो जाएगी। तो 2 कारण हो गया, अवंती पे भी इनका इंफ्लुएंस हो गया। एक तो पुष्कर सारिन ने अवंती को हराया था चंड प्रदोत को, तो एक तो अवंती से ये गांधार के राजा पुष्कर सारिन से मित्रता होने से भी ये असर हो गया कि थोड़ा सा ये हो गए अवंती के राजा के, चलो भाई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मित्रता हो जाती है, हाँ क्यों, क्योंकि जीवक से भेज के इलाज करा दिया इन्होंने,
तब ये भी पूरी तरह से मित्र हो जाते हैं। कौन? चंड प्रद्युम्न। तो अब देखिए, इन दोनों से मैरिज पॉलिसी के तहत और इनसे मित्रता के तहत, ठीक है, क्या हुआ? इन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया। यहां के बहनोई हो गए, वो कौशल के वज्जी के दामाद हो गए, अवंती के मित्र हो गए। वत्स की उतनी औकात नहीं है कि अब इन तीनों के खिलाफ बोलेगा या मगध के खिलाफ बोलेगा। अब ये क्या करेंगे कि अब मगध जो है पहला अटैक करेगा अंग पे, क्योंकि अब कोई नहीं बोलने वाला है। ये तीनों इस मगध के बिंबिसार के नजदीक हो गए, कौशल, वज्जी और अवंती, ये तीनों इसके नजदीक हो जाते हैं। तो अब कोई बोलने वाला नहीं है, तो अब ये अंग पे अटैक करेगा। लेकिन अंग पे भी अटैक करना इतना आसान नहीं है। आप कोई ना कोई रीजन बताओगे क्यों अटैक कर रहे हो, तो इसका भी रीजन था। कभी अंग का एक राजा होता था ब्रह्मदत्त, सुन लीजिए, ये बस जानने की बात है कॉन्सेप्ट के लिए। ब्रह्मदत्त होता था और यहां पे मगध का राजा होता था भट्टी। तो ब्रह्मदत्त ने यहां अटैक करके, जब भट्टी यहां का राजा था, भट्टिये या भट्टी जो भी कह लीजिए, तो यहां पे खूब लूटपाट किया था, बहुत तबाही मचाया था। तो उसी को आधार बनाकर बिंबिसार यहां पे अटैक करता है कि भाई हमारे यहां अटैक किया गया था और बहुत लूट मार की गई थी, उसी के तहत, उसी के बदले में हम ये अटैक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अटैक करता है और यहां पर अंग को ये अपने आप में मिला लेता है, ठीक है, बिंबिसार। तो इस तरह से अंग जो है ना, अंग पहला महाजनपद था जिसे मगध में मिलाया गया। हाँ, मतलब युद्ध के दौरान, वैसे तो काशी था, काशी आ गया था इनके पास, लेकिन पहला विलय होता है आक्रमण के तौर पर, एग्रेशन के तौर पर, तो अंग को पहले मिलाया गया, ठीक है। वैसे तो काशी आ ही गया शादी के बाद, लेकिन अगर युद्ध के बाद, युद्ध नीति से अगर देखा जाए तो युद्ध नीति से विलय आपको होता है अंग का। यह आप ध्यान रखिएगा कि युद्ध नीति से पहला विलय किसका होगा, किस महाजनपद का, तो अंग महाजनपद का, हाँ, विलय हो जाएगा मगध में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये अभी तक आप समझ लीजिए कि कैसे, समझ लिया बिंबिसार ने कैसे युद्ध, मित्रता और मैरिज, ये 3 डायमेंशनल पॉलिसी से काशी को भी अपने पास किया और अंग को भी मिलाया, ठीक है। तो यहां तक तो आप समझ गए, ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब 2-3 चीजें आप नोट कर लीजिए इसमें कि बिंबिसार का कैपिटल कहां था, ये मैंने पहले बता दिया है, क्योंकि आपको जानना चाहिए। उसके बाद हम आएंगे अजातशत्रु पर, ठीक है। अब देखिए, यहां पे मैं लिख देता हूं, फाउंडर है हर्यंका डायनेस्टी के, और बिंबिसार का कैपिटल यहां पे मैं मिटा के लिख देता हूं, ठीक है। ये समझ गया, लेकिन इसको भी मैं नहीं मिटाऊंगा क्योंकि अभी आगे समझाना है। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं कि बिंबिसार का जो कैपिटल था, क्योंकि 1-2 बातें इसमें महत्वपूर्ण है, आप समझ लीजिए। बिंबिसार का कैपिटल नोट कर लीजिए, राज गृह या गिरिव्रजा, व्रज, इसी को कुशाग्रपुर भी कहते थे, कुशाग्रपुर। ध्यान रखिए, आधुनिक समय में पहचान इसकी कुशाग्रपुर के रूप में की जाती है। तो कहीं भी आ जाए कि इसकी पहचान, कुशाग्रपुर की पहचान किससे की जाती है, तो राजगिरी और गिरिव्रज की पहचान किससे की जाती है, तो कुशाग्रपुर से। या बिंबिसार की राजधानी अगर दे दे इन दोनों की जगह कुशाग्रपुर, तब भी आपको ध्यान रखना है कि कुशाग्रपुर जो है वो राजगिरी या गिरिव्रज को ही कहा जाता था, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात क्या होगी कि इसके वास्तुकार बिंबिसार के, देखिए बिंबिसार के वास्तुकार भी मैंने कहीं लिखा है, ये लिख लीजिएगा। एक तो कैपिटल हो गया, और बिंबिसार के वास्तुकार यहां पर लिख देते हैं, आर्किटेक्ट या टाउन प्लानर जो भी कह लीजिए, ये वास्तुकार, मैं हिंदी में ही लिखता हूं वास्तुकार। कई जगह आता है ये, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा वास्तुकार कौन थे भाई,
ये आप यहां मिटा रहा हूं। वास्तुकार महागोविंद। अब ध्यान रखिएगा, ये मैंने लिखा क्यों है, ये महागोविंद जो है बिंबिसार के भी वास्तुकार थे, और कई जगह पे ऐसा मिलेगा कि राजगृह का भी नगर नियोजन इन्होंने किया था। हाँ, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में भी आता है कि भाई अंग का या अंग की राजधानी चंपा या चंपावती का वास्तुकार कौन था, तो यही था, महागोविंद ही था। ठीक है ना, ये मैंने पहले भी लिखवाया है अंग के बारे में, लेकिन कहीं आप देख लीजिएगा कि बिंबिसार का भी वास्तुकार महागोविंद था, तो आप कंफ्यूज ना कर जाए। ठीक है ना, तो ये आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में, अगर खाली चंपा हो तब तो कोई बात नहीं है, और चंपा ना हो उसकी जगह राजगिरी हो कि राजगिरी को किसने बसाया या उसका नगर नियोजन किसने किया, टाउन प्लानिंग किसने किया, और उसमें सॉरी महागोविंद ने किसका कौन से शहर का या कौन से सिटी का टाउन प्लानिंग किया, और उसमें राजगिरी भी हो और चंपा ना हो तो आप राजगिरी लगा दीजिएगा, वो अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। लेकिन ज्यादा जगहों पर आपको मिलेगा कि चंपा को या अंग का जो वास्तुकार था वो महागोविंद था। तो ये आप अंग के बारे में भी याद रखिएगा, और महागोविंद को बिंबिसार के वास्तुकार के रूप में भी आप याद रखिएगा। तो ये पूरा हमने बिंबिसार को खत्म किया। अब हम खत्म करेंगे इसके बाद अजातशत्रु को। अजातशत्रु अपने फादर की हत्या करेगा, ठीक है, और उसके बाद ये बैठेगा 492 बीसी में लगभग। ठीक है, तो वो आपको टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसे बिंबिसार की हत्या करेगा अजातशत्रु, इसकी हत्या करेगा उदयन अजातशत्रु की। तो ये एक, इसीलिए इसको पितृहंता वंश या पैट्रिसाइड डायनेस्टी कहते हैं, वो मैंने बता दिया। तो ये पूरा मैंने यहां तक समझाया। अभी इसको रखूंगा ताकि अभी मैं अजातशत्रु पर आना है, तो आइए इसको हम मिटा देते हैं और अब हम पढ़ेंगे अजातशत्रु को। एक एक चीज को आप ध्यान से देखिएगा। तो आइए अब देखते हैं अजातशत्रु को। ठीक है, अजातशत्रु, यह है अजातशत्रु। देखिए मैंने बताया था 544 से 492 बीसी बिंबिसार, अजातशत्रु फिर 492 में 492 में ये बैठेगा गद्दी पे, एंड 460 बीसी के आसपास इसकी हत्या कर देगा उदयन। समय की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समय जानने की, लिखने की और बहुत ज्यादा उस पर जोर देने की, मैंने रफली बता दिया, रफली समय होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं कर रहा हूं अजातशत्रु को। अब ये बिंबिसार की हत्या करेगा, हाँ, बिंबिसार एंड कैप्चर्ड द थ्रोन। बिंबिसार की हत्या करके ये थ्रोन को कैप्चर करेगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि अंक जीतने के बाद बिंबिसार ने अजातशत्रु को ही यहां का वाइसराय बना दिया था। ठीक है ना, अजातशत्रु यहां का अंग का देखिए ये अंग है यहां पर जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, इसका उसमें वाइसराय बना दिया था। ठीक है, या राज्यपाल बना दिया था, जो भी है। तो यहां तक ये बात होगी। अब अजातशत्रु का अदर नेम, उपनाम कहें या अदर नेम कहें, तो ये इसका एक उपनाम कुनिक, कोनिका, कुनिक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अजातशत्रु के पास भी एक एडवाइजर है, और उसका नाम है वस्त्रकार। ठीक है, अजातशत्रु के बारे में कहा जाता है कि इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में, हाँ, शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। ठीक है,
और ये क्या करता है कि ये फर्स्ट बौद्ध संगीति करवाता है, फर्स्ट बौद्ध कन्वेंशन। ठीक है, तो इसके नाम से जाता है। ये किस लिए फेमस है? फर्स्ट ऑर्गेनाइज करवाया, ऐसे लिखिए, ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट बौद्ध कन्वेंशन। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति। संगीति, हाँ, अब ऐसे जैसे लिख लीजिए आप, संगीति कहा जाता है, संगति, संगीति, ठीक है, जो भी कह लीजिए। हाँ, प्रथम बौद्ध संगीति, तो ये करवाया था फर्स्ट बौद्ध कन्वेंशन, और इसमें ऑर्गेनाइज करवाया अपने ही संरक्षण में। और बौद्ध संगीति बहुत सारे हुए हैं, 4 हुए हैं। हाँ, आपको आगे लिखवाया जाएगा। तो पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु ने कराया, मैं ऐसे बोल देता हूं, आगे तो मैं बताऊंगा ही। उसके बाद अशोक ने करवाया, कालाशोक ने करवाया। अजातशत्रु, कालाशोक, हाँ, कालाशोक ने करवाया। पहला अजातशत्रु ने, दूसरा कालाशोक ने करवाया, तीसरा करवाया अशोक ने, ठीक है, और चौथा कनिष्क ने करवाया था। तो हम आगे उसको पढ़ेंगे जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे। और हुआ कहां पे था, तो इसका भी ट्रिक मैं बताऊंगा, चारों कैसे याद करना है। तो पहला राजगृह में हुआ था, ये जो पहला होगा राजगृह में, दूसरा वैशाली में होगा, ठीक है, और तीसरा पाटलिपुत्र में होगा, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में होगा। तो उसके बारे में अभी हमें आगे हम पढ़ेंगे ही जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बौद्ध या बुद्ध कन्वेंशन जो होगा, प्रथम बौद्ध संगीति, ये होगा, ऑर्गेनाइज कराएगा अजातशत्रु। और इसका चेयरपर्सन कौन होगा? चेयर कौन करेगा? चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष या प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन कहिए, प्रेसिडेंट कहिए, प्रेसिडेंट होंगे ये आपको महाकश्यप, प्रेसिडेंट होंगे महाकश्यप, ऐसे लिख लीजिए, इंग्लिश में भी यही महाकश्यप होगा। और वेन्यू क्या था? वेन्यू सप्तकर्णी गुफा कहते हैं, सप्तकर्णी केव, राजगृह, सप्तकर्णी केव, सप्तकर्णी गुफा, केव का मतलब गुफा, सप्तकर्णी केव, केव, राजगृह, राजगृह या गिरिव्रज या कुशाग्रपुर, जो भी कहें, राजगृह, सप्तकर्णी केव राजगृह में करवाया था। ठीक है, वेन्यू था इसका। प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, अब आइए, उसके बाद आपको एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं, ये मैंने रहने दिया है, अभी समझाऊंगा कि आप देखिए कि ये लिखिए, क्या आप लिखिए कि अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ पाटलिपुत्रा एज कैपिटल ऑफ, एक बात ध्यान दीजिएगा यहां पर, he understood, identified the importance, understood the importance of Patliputra as capital of Magad। मतलब कि देखिए, मगध को मैंने पहले बताया था कि जल दुर्ग की तरह था। हाँ, मगध जो था, गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन, जो पाटलिपुत्र है ना,
वो पाटलिपुत्र, खासकर मैं मगध की बात नहीं कर रहा, मगध तो पूरा क्षेत्र हो गया, उसमें जो पाटलिपुत्र है, जो उसका जिसके बारे में ये सोच रहा था एक कैपिटल के तौर पे, तो क्यों सोच रहा था कि एक तरह से जल दुर्ग की तरह था, ठीक है ना, पाटलिपुत्र। क्यों? क्योंकि ये गंगा, सोन, गंडक, पुनपुन आदि नदियों से घिरा हुआ था, तो चारों तरफ से घिरा हुआ था, वाटर फोर्ट की तरह पाटलिपुत्र को देखा जा रहा था, ठीक है ना। तो इस वजह से कहा जाता है कि ही अंडरस्टूड, देखिए यहां पे बीच कई बार ऐसा होगा, हाँ, कि कोई स्पेलिंग छूट जाए, हाँ, वो बाय मिस्टेक हो जाता है, ह्यूमन एरर है, उसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, कई बार ऐसा हो जाता है। अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ पाटलिपुत्र एज कैपिटल ऑफ मगध। तो ये कहा जाता है कि अजातशत्रु जो था, इसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में देखा, उसके इंपॉर्टेंस को पहचाना, तो पहचाना इसने, लेकिन राजधानी ये बना नहीं पाएगा। तो ये सवाल आता है एग्जाम में कि कई बार आप देखेंगे कि वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था, वो कौन सा ऐसा शासक था जिसने पाटलिपुत्र के महत्व को पहचाना या पाटलिपुत्र को एक राजधानी की तरह पहचाना, हाँ, मगध की राजधानी की तरह उसका इंपॉर्टेंस समझा, वो कौन था? तो इंपॉर्टेंस समझेगा अजातशत्रु, लेकिन पाटलिपुत्र को राजधानी बनाएगा उदयन। तो सिर्फ इंपॉर्टेंस पे आप ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस चीज को आप पढ़े और आए कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, तो आप कह दे कि अजातशत्रु नहीं, राजधानी बनाएगा इसका बेटा उदयन, हाँ, उदयन बनाएगा, लेकिन पहली बार उसके महत्व को समझेगा राजधानी के तौर पर, पाटलिपुत्र के महत्व को समझेगा कौन? अजातशत्रु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, अभी बहुत सारी चीजें समझनी है इसमें। यहां पे लिख लीजिए कि पाटलिपुत्र को जल दुर्ग के रूप में, यहां पे लिखिए पाटलिपुत्र, यहां पे मैं वाटर फोर्ट ऐसे लिख देता हूं ब्रैकेट में, ताकि आपको जल दुर्ग के रूप में इसका इंपॉर्टेंस इसने समझा, वाटर फोर्ट के रूप में, ठीक है। अब देखिए यहां पे कुछ और चीजें मैं यहां पे आ रहा हूं, ठीक है। क्रेडिट, किस चीज का क्रेडिट किया? विक्ट्री ओवर वज्जी, ठीक है। एक तो वज्जी का विक्ट्री इसने किया, और मगध प्लस वज्जी को मिला लिया, यानी वज्जी को मगध में मिलाएगा कौन? यही अजातशत्रु, ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे होगा। सॉरी, वज्जी को मगध में मिलाएगा कौन? अजातशत्रु। अभी वज्जी मिला नहीं है, ठीक है ना, अभी सिर्फ अभी बिंबिसार के समय काशी है और अंग है मगध के पास। अजातशत्रु वज्जी का विलय कराएगा, और अजातशत्रु के समय ही कौशल भी मिल जाएगा, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक तो ये हो जाएगा। दूसरी बात, पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेते हैं कि वज्जी के खिलाफ जब युद्ध हुआ, तो यहां पर वज्जी के खिलाफ जब युद्ध हुआ, तो इसमें एक आजीवक संप्रदाय, आगे हम जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो वहां चर्चा होगी, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र घोषाल की मक्खलीपुत्र घोषाल की मृत्यु हुई थी इसमें। तो ये वज्जी के, यहां पे लिख देता हूं, मक्खलीपुत्र घोषाल, ठीक है, मक्खलीपुत्र घोषाल शाल died in the war against वज्जी। ये ध्यान रखिएगा,
मक्खली पुत्र घोषाल डायड इन द वॉर अगेंस्ट वज्जी। यहां पे मैं पढ़ देता हूं, हो सकता है छोटा लिखा गया हो। मक्खली पुत्र घोषाल, हाँ, डायड इन द वॉर अगेंस्ट वज्जी। तो वार जब हुआ था तो उसमें मक्खली पुत्र घोषाल जो थे, एक आ सकता है एग्जाम में कि इस वज्जी के खिलाफ जब युद्ध हुआ तो उसमें कौन से ऐसे महान व्यक्ति थे जो आजीवक संप्रदाय से संबंध रखते थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप मक्खली पुत्र घोषाल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि वज्जी से जब लड़ाई हुई तो वज्जी के साथ जब लड़ाई होती है तो ये जीतेगा क्यों? क्योंकि दो इसके पास हथियार भी हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें हम समझेंगे, इस हथियार को आपको याद रखना है, ठीक है। ये वज्जी के खिलाफ विक्ट्री ऑफ वज्जी, और कौशल को भी मिलाएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए थोड़ा अलग तो हो जाएगा लेकिन मैं यहां पे लिख देता हूं, वार अगेंस्ट वज्जी। लड़ाई होगी, क्यों होगी अभी मैं बताऊंगा। ये इसने दो चीजों का इस्तेमाल किया था। क्या क्या? देखिए, ये कहते हैं चैरियट विद मेस। मेस, इसको मैं अभी समझाऊंगा। चैरियट विद मेस और वॉर इंजन। ठीक है। तो देखिए, एक तो इसको कहते थे रथ मूसल, हिंदी में कहेंगे रथ मूसल, अभी मैं बताऊंगा। और वार इंजन का मतलब महाशिला कंटक इसको बोलते थे। ये ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। चैरियट विद मेस, मेस का मतलब क्या होता है? जब लड़ाई हुई थी वज्जी के साथ, अभी मैं पूरा इसकी नीति बताऊंगा, अभी खाली आप फैक्ट्स को नोट कीजिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट लेते हैं। विक्ट्री ऑफ वज्जी, और वज्जी की विक्ट्री के बाद मगध प्लस वज्जी, मगध में वज्जी को मिला लिया गया। तो इसका क्रेडिट वज्जी संघ को, हाँ, मिलाने का मगध में जो श्रेय जाता है वो जाता है अजात शत्रु को। ये आप ध्यान रखिएगा कि अजात शत्रु ने वज्जी को मगध में मिलाया। कौशल भी इसी के समय मिलेगा, उसका मैं बताऊंगा अभी। दूसरा, यहां पे मक्खली पुत्र घोषाल यहां पे मरते हैं वज्जी के खिलाफ युद्ध में, आजीवक संप्रदाय के हैं ये। तो ये बहुत महान व्यक्तित्व थे, आगे पढ़ेंगे हम बुद्धिज्म जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब वज्जी के खिलाफ जब वार होती है तो दो हथियारों का इस्तेमाल किया गया। चैरियट विद मेष, हाँ, मेष एक गदे की तरह होता है जो कि रथ के आगे लगा दिया जाता है, चाहे वो दीवार तोड़ना हो या चाहे किसी को मारना हो, तो इस तरह की बात हो, उसे रथ मूसल कहते हैं, ठीक है। और वार इंजन, महाशिला कंटक, कैटापल्ट इसको भी कह सकते हैं। आधुनिक युग में एक बड़ा कैटापल्ट मतलब गुलेल, आप इसको आप कैटापल्ट कह लीजिए, कैटापल्ट की तरह होगा। कैटापल्ट का मतलब ये, इसको गुलेल कहते हैं, कैटापल्ट को, एक बड़ा गुलेल। बड़ा गुलेल या आप मॉडर्न तोप कह लीजिए, कि उसमें पत्थर उठा उठा के वो मारना शुरू करेगा, ठीक है। तो वार इंजन जिसे कहते थे महाशिला कंटक, कैटापल्ट की तरह या आधुनिक तोप की तरह, कैनन की तरह काम करता था। बड़े बड़े पत्थरों को उठा के फेंक देगा सेना के ऊपर। तो ये इस्तेमाल हुआ था। तो ये दोनों आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हो गई, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों ने सारा फैक्ट्स लिख लिया है। एक और इसमें बात है, वो भी लिख लिया जाए कि इसने क्या किया कि इसने राजगृह को, देखिएगा ये राजगृह, ध्यान दीजिएगा, ये मैं राजगृह लिख रहा हूं। और राजगृह को इसने क्या किया? फोर्टिफाई करवाया। हाँ, इसका फोर्टिफिकेशन, दुर्गीकृत करवा दिया। क्यों ऐसा करवाया? इसका रीजन था
रीजन क्या था, रीजन यहां पे लिखिए, दोषीकृत करवाएगा। ये रीजन जो था, रीजन फियर ऑफ अवंती। अब मैं बताऊंगा फियर ऑफ अवंती। देखिए थोड़ा छोटा हो गया ये, लेकिन फोर्टिफिकेशन राजगिरी को, ऐसे मैंने फोर्टिफिकेशन का एक साइन दे दिया। राजगिरी का फोर्टिफिकेशन अजातशत्रु ने करवाया। रीजन क्या था, फियर ऑफ अवंती। मैं बताऊंगा कि एक बार देखिए बगल में ही है ना, मगध बगल में है, अवंती भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अवंती के पास भी आपको हाथी है, आयरन है, सब कुछ है, और अंग को जीतने का भी कारण था। अंग को इसने बहाना तो बनाया था कि ब्रह्मदत्त ने यहाँ पे अटैक किया और लूटमार मचाया था भट्टी के समय, लेकिन अंग में भी आपको जंगल है, हाथी है, तो इससे इसको फायदा होने वाला है मगध को, ठीक है ना। मगध को बहुत फायदा होने वाला है अंग से, ठीक है। अवंती के पास भी हाथी है, आयरन है, जंगल है, सब कुछ है, तो इसलिए अवंती भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम नहीं है। लेकिन अवंती के पास योग्य शासक नहीं है, तो अवंती में चंड प्रदूत के बाद कोई बहुत योग्य शासक नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे तो शासकों की लाइन लगी हुई है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, उसके बाद आपको शिशुनाग डायनेस्टी में शिशुनाग, कालाशोक, उसके बाद उधर घनानंद, महापद्मनंद, घनानंद जो कि नंदा डायनेस्टी में थे, तो लाइन लगी हुई थी। तो इस वजह से मगध फायदे में रहा। बाकी ये भी, इसके पास भी जंगल है, लोहे हैं, सब कुछ है, इसके पास भी है जंगल, तो इसका भी फायदा मगध को मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए समझने वाली क्या बात है, यहां पर समझने वाली ये बात है, हमने सारा चीज लिख लिया। अब हमें समझना है कि यहां पर ऑलरेडी बिंबिसार के समय काशी और अंग आ चुका है। अब यहां पे है वज्जी, देखिए, और है कौशल। अब होगा क्या कि बिंबिसार की हत्या ये कर देता है, कौन, अजातशत्रु। जब बिंबिसार की हत्या करेगा तो कौशल भी नाराज होगा और वज्जी भी नाराज होगा, क्योंकि बिंबिसार प्रसेनजीत का, कौशल का बहनोई है, कौशल नरेश का, और यहां का दामाद है वज्जी का, ठीक है। तो नाराजगी होगी, तो नाराजगी होगी तो अब क्या होगा, देखिए कि नाराजगी होगी तो फिर कौशल जो है ये काशी को अपने पास रख लेगा, ठीक है। अब काशी निकल गया मगध के हाथ से, ठीक है, और ये भी अपना संबंध विच्छेद कर लेगा, हाँ, ये भी संबंध विच्छेद कर लेगा। तो पहला काम क्या करेगा कि यहां पर फिर ये अजातशत्रु क्या करेगा, अजातशत्रु फिर कौशल पे अटैक करेगा, क्योंकि कौशल ने फिर इससे काशी ले लिया जो दहेज में मिला था, ठीक है। अब कौशल पे जब अटैक करेगा तो कौशल पे अटैक करने के बाद ये प्रसेनजीत को हरा देगा, ठीक है, प्रसेनजीत को हरा देगा। और प्रसेनजीत को हराने के बाद हाँ, ये कौशल की राजकुमारी है या प्रसेनजीत की बेटी है, इस बार प्रसेनजीत की बेटी है वाजिरा, उससे अजातशत्रु की शादी हो जाएगी। तो जब एक बार शादी हो गई तो फिर इससे रिलेशन इसका बन जाएगा, तो फिर जो काशी है फिर इसके पास आ जाएगा, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं, पहले देखिए थोड़ा मैं ऊपर थोड़ा सा ये वज्जी का थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ये सब आप लोग याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं फिर ऊपर से समझाता हूं। वार अगेंस्ट वज्जी, चैरियट और मेष को याद रखिएगा, रथमुसल और महाशिला कंटक को जो वज्जी में इस्तेमाल हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर बिंबिसार और उसने कैप्चर किया, पहले मैंने यही बताया था। अदर नेम पुनिक याद रखिए, हाँ। उसके बाद एडवाइजर इसके पास वस्त्रकार है, ठीक है। ऑर्गेनाइज किया क्या, फर्स्ट बुद्धिस्ट कन्वेंशन या बुद्ध कन्वेंशन, बुद्धिस्ट लिखिए इसको, देखिए मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, बौद्ध कन्वेंशन, ठीक है, बौद्ध कन्वेंशन या बुद्धिस्ट कन्वेंशन, प्रथम बौद्ध संगीति, तो वो आप याद रखिएगा, हाँ। फर्स्ट बौद्ध संगीति हुआ था, प्रेसिडेंट इसके कौन थे, प्रेसिडेंट थे महाकश्यप को याद रखिए, महाकश्यप को याद रखिए। और कहां पे हुआ था, सप्तकर्णी केव, राजगिरी, ठीक है। और पहली बार इसने इंपॉर्टेंस समझा किसका, पाटलिपुत्र का, लेकिन पाटली राजधानी के रूप में, क्योंकि वाटर फोर्ट के रूप में, जल दुर्ग के रूप में पाटलिपुत्र को इसने देखा कि भाई बहुत अच्छा है राजधानी बनाने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंस तो समझा, बना नहीं पाएगा, बनाएगा उदयन, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और
उसके बाद वज्जी संघ से इसकी लड़ाई होगी, वज्जी का विलय हो जाएगा। और एक बात और कि राजगिरी का ये अवंती के डर से राजगिरी का फोर्टिफिकेशन कराएगा। हाँ, क्यों? फियर ऑफ अवंती। क्यों? क्योंकि अवंती ने एक बार वत्स को हरा दिया था। अवंती ने एक बार वत्स को हराया था तो इसको डर हो गया था कि कहीं मगध पर भी अवंती हमला ना कर दे, तो इस वजह से इसने फोर्टिफिकेशन करा दिया था। तो ये बातें हमने देख ली। यहां पर आपको याद रखना है, थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा ताकि मैं इसकी वज्जी वाली जो लड़ाई है उसको हम फिर से जरा देख सके अच्छे से, ठीक है ना। तो ये मैं इसे मिटा रहा हूं, ये सारा मिटा दिया थोड़ा बेटर ढंग से समझ पाएंगे आप। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया था अभी कि यहां पर मैं लिख देता हूं वार विद वज्जी। ये तो आप नोट कर लीजिएगा यहीं पे या यहीं पे नोट कर लीजिएगा, मैंने जगह नहीं था उस समय। वार विद वज्जी। तो मैंने बताया क्या कि ऑलरेडी काशी जो था, फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर काशी कौशल के पास है, ठीक है। काशी ऑलरेडी पहले बिंबिसार के समय काशी और अंग है, लेकिन बिंबिसार की हत्या कर देता है अजातशत्रु, और अजातशत्रु देखिए यहां पे अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर देगा। और बिंबिसार की हत्या के बाद, ठीक है ना, बिंबिसार की हत्या के बाद क्या करेगा अजातशत्रु कि बिंबिसार की हत्या के बाद थ्रोन कैप्चर करेगा। इससे कौशल नाराज हो जाएगा। कौशल ने दिया था यहां पर काशी को दहेज में बिंबिसार को, तो अब क्या करेगा कौशल, ये अपना काशी वापस ले लेगा, ठीक है। कौशल अपना ये काशी जो है ये वापस ले लेगा, ये काशी वापस ले लेगा कौशल। अब यहां पे रह गया मगध और अंग एक साथ, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अब वार होगा, पहले वार होगा वज्जी और वार होगा वज्जी पे हमने चर्चा किया था। तो वज्जी पे अभी नहीं चर्चा करेंगे, अभी हम कौशल वाले पे चर्चा करेंगे। गलती से मैंने लिख दिया था वज्जी के बारे में। तो देखिए यहां पर जो होगा, पहली बात कि वार अगेंस्ट कौशल, वार ऐसे लिखिए, वार कौशल वर्सेज अजातशत्रु। वज्जी पे तो हमने चर्चा किया था, फिर कर दूंगा अभी। कौशल वर्सेज अजातशत्रु, ये वार होगा। अब इस वार का रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इस वार का रिजल्ट ये होगा कि पहला तो अजातशत्रु विन करेगा, पहला विक्ट्री किसकी, अजातशत्रु की, ठीक है। दूसरा मैरिज अजातशत्रु और अजातशत्रु वाजिरा, वाजिरा ये मैं लिख रहा हूं प्लस, ये लिख रहा हूं माइनस, यहां पे मैरिज का। तो मैरिज किसका है, अजातशत्रु और वाजिरा का। और वाजिरा कौन कौन है, प्रसेनजीत की बेटी है, डॉटर ऑफ कौशल किंग प्रसेनजीत। देखिए बिंबिसार ने प्रसेनजीत की बहन से शादी किया था, अब इसने तो काशी इसको मिल गया था। फिर हत्या के बाद जब इस अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करता है तो काशी छीन जाता है। अब जब अटैक करता है अजातशत्रु कौशल पे, तो उसके रिजल्ट में पहले तो जीतता है और उसके बाद मैरिज करता है किससे, वाजिरा से। और वाजिरा कौन है, डॉटर ऑफ कौशल किंग प्रसेनजीत, ठीक है, डॉटर ऑफ कौशल किंग
प्रसेनजीत, ये हो जाता है। अब ये क्या होगा, प्रसेनजीत से इसकी शादी हो जाएगी तो फिर कोसर से इसका रिश्ता ठीक हो जाएगा। और ये फिर तीसरे, तो ये देखिए ये मैंने लिख दिया कौन था, इसको मैं मिटा रहा हूं, डॉटर ऑफ कोशल किंग प्रसेनजीत, ठीक है। अब तीसरा जो होगा, तीसरा रिजल्ट, तीसरा जो होगा, वाजिरा प्रसेनजीत की बेटी है कौशल नरेश की। हाँ, बिंबिसार ने प्रसेनजीत की बहन से शादी की थी महाकौशल से, और अजातशत्रु उसके बेटे ने प्रसेनजीत की बेटी वाजिरा से शादी की। और काशी प्लस मगध, एक बार फिर ले जाएंगे, फिर काशी हो गया ये, फिर अब काशी जो हो गया एक बार फिर ये आ गया मगध के पास अजातशत्रु के टाइम में, काशी जो है फिर आ गया मगध के पास। देखिए अब स्टेटस को मेंटेन हो गया, बिंबिसार के समय काशी था, छीन गया, फिर अजातशत्रु ले आया काशी को मगध के पास, आ गया काशी प्लस मगध, अब फिर एक हो गया। अब देखिए अब बच जाता है वज्जी। तो वज्जी में क्या होगा कि वज्जी आपको पता है, मैंने अभी बताया कि 8 स्टेट्स का ये यूनियन है या कॉन्फेडरेसी है। वज्जी भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसके पास एक एडवाइजर है। वज्जी वाले वार में देखिए, वार में एक तो क्वेश्चन पहला यहां पे लिख दिया, वार्स कर दीजिए, क्वेश्चन वर्सेज और दूसरा वार, पहला वार वार्स, ये पहला है, दूसरा, फिर ये वज्जी वर्सेज या अजातशत्रु वर्सेज वज्जी, ये मैंने लिखा। अब अजातशत्रु वर्सेज वज्जी, ये दूसरी लड़ाई जो थी, पहले मैंने चर्चा इस पे किया था, लेकिन थोड़ा इसको यहां समझना जरूरी है। अब एक जगह हो जाएंगे दोनों बार, ठीक है। अजातशत्रु वर्सेज वज्जी। अब यहां पर क्या होगा कि देखिए इसके पास क्या है, एक सलाहकार इसके पास भी है, बिंबिसार के पास था 2 सलाहकार थे, सुनिधि और दीर्घचारण। अब इसके पास कौन है, वत्सकार, इसके पास है वत्सकार, ध्यान दीजिएगा वत्सकार। अब वत्सकार से क्या करेगा, ये वज्जी संघ में फूट डलवाएगा, वज्जी में फूट डलवा देगा, इसकी नीति है। क्योंकि ये तो कॉन्फेडरेसी है, बहुत स्ट्रांग है ये लोग, तो ये क्या करेगा कि डिसेंशन करवा देगा। यानी एक तरह से फूट इन वज्जी कॉन्फेडरेसी या वज्जी यूनियन, खाली वज्जी भी लिख लिया, वज्जी में ये डिसेंशन करा देगा, फूट पर, क्योंकि वज्जी जो है 8 स्टेट का यूनियन है, कॉन्फेडरेसी है, तो डिसेंशन यानी फूट करवा देगा ये, ठीक है। डिसेंशन यानी कि फूट करवा देगा। तो जब फूट करवा देगा यहां पर अजातशत्रु, तो अब क्या होगा, यहां पर डिसेंशन करवा के इनको कमजोर कर देगा, और तब जो है इन पे अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद डिसेंशन होगा, और रिजल्ट जो होगा मगध प्लस वज्जी। और ये मैंने बता ही दिया था कि इस युद्ध में क्या होगा, डेथ होगी मखलीपुत्र घोषाल, पहले भी लिखवा दिया था, लेकिन एक जगह हो गया ये, ठीक है। और इसमें इस्तेमाल किया था, नोट कर लीजिएगा यहीं पे, रथ मूसल और वॉर इंजन का इस्तेमाल किया था। तो इस तरह से डिसेंशन करवा के, और इसने वज्जी को भी मिला लिया, ठीक है, वज्जी को भी इसने मिला लिया, ठीक है।
तो वज्जी मिल गया अब इसके पास। काशी आ गया, अंग आ गया, वज्जी आ गया। हाँ, काशी और अंग पहले आ गया था बिंबिसार के समय ही, काशी फिर चला गया था, ये काशी ले आया अपने पास और फिर वज्जी भी ले आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां पर एक चीज और होगा कि अब बच जाता है कौशल। तो आप एक चीज समझिएगा, कौशल में इसको पहले कर लीजिए, अभी समझ ही लीजिएगा इसको। आप हमने जो पढ़ाया है उसको देख लीजिए। 2 बार को पढ़ा दिया, कौशल वर्सेज अजातशत्रु, रिजल्ट अजातशत्रु की विक्ट्री। उसके बाद मैरिज होता है प्रसेनजीत की बहन वाजिरा से, वाजिरा याद रखिएगा नाम। अजातशत्रु और वाजिरा की शादी हो जाएगी, फिर रिलेशन अच्छा हो जाएगा, फिर काशी मिल जाएगा इसको, काशी और में फिर मगध आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहां देखेंगे अजातशत्रु वर्सेस वज्जी की जब लड़ाई होती है तो ये फूट डलवा देता है वज्जी संघ में, और किसके सहायता से, ये डिसेंशन विद द हेल्प ऑफ, यहां लिख लीजिए कहीं आप, विद डिसेंशन विद द हेल्प ऑफ वस्यकार, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वस्यकार की सहायता से यहां डिसेंशन करवाएगा। ठीक है, वज्जी में रिजल्ट क्या होगा, हार जाएंगे वज्जी वाले, और मगध का फिर वज्जी में विलय हो जाएगा। इस युद्ध में डेथ होती है मक्खली पुत्र घोषाल की। तो ये सारी चीजें हमने इसके बारे में देख ली। अब एक चीज और होगा, कौशल भी मिल जाएगा। हाँ, इसको आप लिख लीजिए, कौशल, यहां पर ये लिखिए, ऐसे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिखिएगा। अब वार से नहीं मतलब है, यहां पे लिखिए कौशल प्लस मगध। ये भी कौशल और मगध भी मिल जाएंगे कब, इन द टाइम ऑफ अजात शत्रु। अजात शत्रु के समय कौशल और मगध भी मिल जाएंगे। तो देखिए कैसे, यहां वाला मैं मिटा रहा हूं, अजात शत्रु के समय ही कौशल, और ये कैसे हो जाएगा देखिए, ये मैं सारा मिटा रहा हूं। देखिए अजातशत्रु के समय क्या होगा, सारा चीज तो मैंने लिखवा ही दिया, कौशल और ये कैसे मिल जाएंगे देखिए, यही तो समझ लीजिए आप। देखिए ये कौशल जो है ना, तो कौशल को अगर आप देखें, कौशल, तो कौशल में राजा थे कंस। ठीक है, कंस के बाद हुए महाकौशल, महाकौशल के बाद प्रसेनजीत, ठीक है, कंस, महाकौशल और प्रसेनजीत, और उसके बाद विडम्बो, 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 4 राजा होते हैं। ठीक है, कंस, महाकौशल, प्रसेनजीत और विडम्बो, जिनके बारे में जानकारी है थोड़ी बहुत। तो अब देखिए, प्रसेनजीत का मन था कि कपिल वस्तु के शाक्य घराने में इनकी शादी हो। ठीक है ना, शादी होती भी है लेकिन शाक्य घराने में नहीं होती है, धोखे से ऐसा कहा जाता है इनकी शादी एक मेड, एक दासी से करवा दी जाती है। ये प्रसेनजीत को भी इसका पता नहीं होता कि वो शाक्य घराने से नहीं है, वो दासी है। ठीक है, और उसी का बेटा है विडम्बो, प्रसेनजीत और इस दासी का बेटा है विडम्बो। ठीक है, एक बार विडम्बो जाता है कपिलवस्तु और उससे कोई ऐसी गलती हो जाती है तो वहां लोग उसे शर्मसार करते हैं ये कह के कि आखिर तुम राजसी रहन सहन तो तुमको आएगा नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी वैसे भी तुम दासी के ही बेटे हो। ठीक है, तो तुमको राजसी और रॉयल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है वो कहां से तुम्हें आएगा, वो नहीं आ पाएगा, तो इसकी बेइज्जती की जाती है। इससे क्या होता है, विडम्बो नाराज हो जाता है। ठीक है, विडम्बो नाराज होगा। ठीक है, और जाएगा, विडम्बो नाराज होकर जाएगा और पूरे शाक्य कपिलवस्तु को खत्म कर देगा। ये यहां भी जाएगा सेना ले, यहां जाएगा पहले प्रसेनजीत, कौशल जाएगा वहां से सेना लेगा
और शाक्य वो कपिलवस्तु की तरफ जाएगा, पूरे शाक्य डायनेस्टी को पूरा खत्म कर देता है। और उसके बाद वो जब लौट रहा है विडम्बू, तो रास्ते में लौट रहा है, तो वापसी के समय एक नदी है जिसे राप्ती नदी, या कहीं आएगा अचिरावती नदी, राप्ती या और अचिरावती, ये इस नदी में डूब जाता है। ठीक है, डूब जाता है विडम्बू। तो इस तरह से पूरा जो कौशल घराना है समाप्त हो जाता है। तो अब यहां कोई वारिस नहीं है, यहां पूरा जब घराना समाप्त हो जाएगा तो कोई वारिस नहीं है। फिर से समझिएगा, कौशल में कंस थे, उसके बाद महाकौशल, महाकौशल राजा थे, उन्हीं की बेटी महाकौशला थी जिनसे शादी हुई बिंबिसार की। उसके बाद प्रसेनजीत की बहन थी कौन, महाकौशला, जिनसे शादी हुई बिंबिसार की, और इनकी बेटी थी प्रसेनजीत की वाजिरा, जिनसे शादी हुई किसकी, अजातशत्रु की। प्रसेनजीत का बेटा विडम्बू। ठीक है, प्रसेनजीत की शादी शाक्य के घराने में, प्रसेनजीत चाहते थे कि इनका महात्मा बुद्ध के घराने में, शाक्य के घराने में शादी हो, लेकिन वो हो नहीं पाती और धोखे से एक दासी यानी मेड से शादी करा दी जाती है वहां कपिलवस्तु में। इनको भी पता नहीं है। तो विडम्बू इनका बेटा एक बार जाता है अपने ननिहाल, और वहां पे कुछ इससे गलती हो जाती है, तो वहां उसको कहा जाता है, बेइज्जती की जाती है कि ये कह के कि तुम हो तो दासी के ही बेटे, तो राजसी रहन सहन तो तुमको आ नहीं सकता। तो इस बात से इसको नाराजगी होती है और जाके पूरा वो कपिलवस्तु इसको नष्ट कर देता है, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद वो जब लौट रहा है तो राप्ती या अचिरावती नदी कहा जाता है, उसमें डूब जाता है वो और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से कौशल जो घराना है, अब यहाँ पे कोई इसका वारिस नहीं है, तो अब क्या करेगा, अजातशत्रु इस कौशल को भी मिला लेगा। ठीक है, तो इस तरह से अजातशत्रु के समय ही कौशल भी आ जाएगा। तो इस तरह से बिंबिसार ने काशी और अंग को मिलाया, काशी को दहेज में लिया, अंग पे को अटैक करके मगध में मिलाया। फिर काशी जब छीन गया तो अजातशत्रु ने फिर कौशल पे अटैक किया और प्रसेनजीत की बहन से शादी की वाजिरा से, और फिर काशी को अपने पास ले आया। अंग था ही, वज्जी संघ में फूट डलवाया और इस पे जीत हासिल की। और इस तरह से वज्जी, कौशल, काशी और अंग, वज्जी, कौशल, काशी और अंग ये बन गए मगध का हिस्सा बन गई। ठीक है, अब आगे बच जाता है वत्स और अवंती, जिसे आगे मिलाएगा कौन, शिशुनाग के समय ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, शिशुनाग के समय पढ़ेंगे आगे। अब आपको बस इतना याद रखना है कि अब वत्स और ये चारों मिल गए, वत्स और अवंती बाकी, यही स्ट्रॉन्गेस्ट थे ना जिनकी आपस में लड़ाई चल रही थी। बाकी तो अपना दूर थे, वो उतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे। जब आपस में टसल होगा तो यही चार पहले उभर के 4-5 जो हैं यही उभर के आएंगे और फिर इनमें आपस में टसल होगा। यही होता है जब बहुत सारे आपके प्रतिद्वंदी होंगे तो यही सब चीजें होंगी। अब बस आपको इतना जानना है, यहां मैं बता दूं कि देखिए मैंने बताया था कि इसके बाद उदाइन के बाद आएगा अनिरुद्ध, उदाइन के बाद आ जाएगा हर्यक डायनेस्टी में अनिरुद्ध, इसको बस ध्यान दीजिए, अनिरुद्ध। उसके बाद आ जाएगा मुंडक, ठीक है, या मुंडका। उसके बाद आ जाएगा नाग दशक, या इसको दर्शक भी बोलते थे। ठीक है, अब इसी नाग दशक को की हत्या करेगा, ये कौन है, किल्ड बाई शिशुनाग द वाइसरॉय ऑफ बनारस एंड, और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा शिशुनाग डायनेस्टी।
बिंबिसार अजातशत्रु, अरे सॉरी हमने उदयन नहीं पढ़ा ना, थोड़ा सा उदयन को देखना है, ध्यान नहीं रहा मुझे, बस इतना जान लीजिए उदयन के विषय में। उदयन यहां पे मैं मिटा के लिखता हूं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। उदयन, मुझे लगा मैंने उदयन पढ़ा दिया, बस कुछ नहीं है, 2 लाइन आपको लिखना है उदयन में। उदयन को देख लीजिए, कोई बात नहीं, ये नीचे लिखा हुआ है, अभी मैं बता दूंगा। उदयन, अजातशत्रु के बाद उदयन। अब उदयन के बारे में आपको कुछ बातें याद नहीं रखनी। समय क्या है, 460 के आसपास, बीसी के आसपास अजातशत्रु को ये मारेगा और उसी के आसपास ये बैठेगा। हाँ, जरूरी नहीं है समय को ध्यान रखना, ठीक है। तो उदयन के पास क्या है कि एक ही चीज था, मैंने अभी बताया ना कि अजातशत्रु पाटलिपुत्र के महत्व को समझेगा, हाँ, उसे पहचानेगा, एक राजधानी के तौर पे कर नहीं पाएगा, ये बनाएगा मेड पाटलिपुत्र। हाँ, क्या बनाएगा, पाटलिपुत्र को क्या बनाएगा, कैपिटल ऑफ मगध। हाँ, पाटलिपुत्र को ये बना देगा मगध का कैपिटल। ये बौद्ध भी है, जानिए, ये बौद्ध भी है और जैन भी है, ठीक है, ये बौद्ध भी है और जैन भी है। और तीसरी एक बात उदयन के संबंध में यहां पे मैं लिख दूं कि इसने गंगा और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे क्या बनाया था, एक फोर्ट बनवाया था। ये कॉन्फ्लुएंस है, ये कॉन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लुएंस है, ये फोर्ट है, एक फोर्ट बनवाया एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन। बस उदयन के बारे में इतना ही जानना था, ठीक है। तो यहां तक आपको देखिए, हमने बिंबिसार पढ़ा, अजातशत्रु पढ़ा, अजातशत्रु के बाद उदयन बनता है शासक, कुछ नहीं जानना इसमें। ये एक फोर्ट बनवाएगा गंगा और सोन नदी के कहां पे, संगम पे, गंगा और सोन नदी के संगम पे एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन एक फोर्ट बनवाएगा। दूसरी बात, इसने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया, मगध का, मगध की राजधानी बनाया, और ये बुद्ध और जैन दोनों था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां भी मैंने बताया अजातशत्रु के समय कि पाटलिपुत्र को के महत्व को एक राजधानी के तौर पर, एक राजधानी के तौर पे पाटलिपुत्र के महत्व को समझेगा कौन, समझेगा अजातशत्रु, लेकिन कैपिटल बना नहीं पाएगा, उसका बेटा उदयन कैपिटल बनाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि महत्व को समझा पाटलिपुत्र के अजातशत्रु ने कैपिटल के तौर पे, लेकिन कैपिटल किसने बनाया, राजधानी किसने बनाया, तो उदयन ने। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है कि उदयन के बारे में, पाटलिपुत्र को इसने कैपिटल बनाया मगध का, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बता दिया अनिरुद्ध मुंडक और नागदशक, अनिरुद्ध मुंडक नागदशक के बारे में या दशक के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, हमें कुछ जानकारी नहीं है ज्यादा, आपको बस इतनी जानकारी है कि नागदशक की हत्या कर देगा, बनारस का अमात्य कहिए, वायसराय कहिए, राज्यपाल कहिए, उसने इसको मार दिया और शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत कर दी। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे शिशुनाग और साथ साथ नंद डायनेस्टी, यानी कि पूरे मगध को हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे, मगध का उत्कर्ष खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो मगध का उत्कर्ष के लिए एक वीडियो और होगा। सो दैट्स ऑल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।